जल्दी से एक बार पहले कंफर्म कर देंगे क्या मेरी आवाज आप सभी बच्चों को क्लियरली आ रही है, यस और नो? कैसे हैं सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट मेरे प्यारे प्यारे सनफ्लावर्स। कैसे हैं सभी बच्चे? कैसा है मेरा सैम स्क्वाड? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, तो भाई जल्दी से अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई मेरा नाम है समृद्धि शर्मा, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर एंड एजुकेटर। एंड हमारा ये जो उदय बैच है, जिसके तुम क्या हो, जिसके तुम सूरज हो, है ना, जिसके तुम सन हो, अब सूर्य उदय होगा, है ना। तो भाई तो मैं तुम्हारी इस उदय बैच में, इस बायोलॉजी के सफर में आपको पढ़ाने वाली हूं बॉटनी। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे जो मुझे जानते होंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे मुझसे क्लास 9th में नीव बैच में पढ़े हों। हो सकता है बहुत सारे बच्चे, मैं जानती हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मुझसे क्लास 10th में उड़ान बैच में पढ़ चुके हैं, या फिर हो सकता है हमारे यूट्यूब पे इतने सारे जो लेक्चर्स हुए, इतने सारे सेशंस हुए क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन को फोड़ने के लिए, वहां पे आपने मुझे शायद से देखा होगा। जो नहीं भी जानता है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आज यहाँ पे पहुंच गए हो, मैं भी तुम्हें जानूंगी, तुम भी मुझे जानना, और इस जान पहचान करते 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 हम ढेर सारी पढ़ाई करेंगे एंड बातें भी करेंगे, है ना। बातें तो करेंगे भाई, जहां लड़कियां होंगी वहां तो बातें होंगी, है ना। बट इन बातों बातों में, है ना, इन बातों बातों में बेटा हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा सफर है उदय बैच का, बायोलॉजी का, बॉटनी का, ये बहुत ही आसान हो जाए। तो भाई जल्दी से एक बार ना मुझे सभी बच्चे ये बता देंगे कि आपका क्लास 10th का बोर्ड का रिजल्ट कैसा रहा। कल सीबीएसई ने अपना बोर्ड रिजल्ट अनाउंस कर दिया था, और उसके अलावा उससे पहले यूपी बोर्ड का, हमारा एमपी बोर्ड का, हरियाणा बोर्ड का, सभी के ऑलमोस्ट मैं देख रही हूँ रिजल्ट क्या हो चुके हैं, अनाउंस हो चुके हैं। तो जल्दी से बताएंगे बेटा आपका रिजल्ट कैसा रहा, कैसा रहा? ओके 85%, वाह वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा रहा। 89%, 94%, 93%, 86.4, 97%। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, इतना यार तुम्हारे 3 बच्चे पास हो जाते बेटा 97% मार्क्स में। तो 73%, बहुत ही बढ़िया। देखो भाई 70% से ऊपर मार्क्स आ जाना तो कभी रोना मत बैठ के, क्योंकि 70% मार्क्स बैड मार्क्स नहीं होते, गुड भी नहीं होते बट बैड भी नहीं होते, है ना। तो भाई बहुत सारे बच्चे अपना मार्क्स यहाँ पे बता रहे हैं, अपनी परसेंटेज बता रहे हैं, बहुत अच्छा, है ना। अब ये जो तुम्हारी मार्कशीट है ना, ये जो तुम्हारी मार्कशीट है, इसको तुम ऐसे 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 करो और अपनी जेब में रख लो बेटा, ठीक है।
अब तुमने क्लास 10th में क्या किया? कहेंगे मैम बहुत तगड़ी चीटिंग करी आप लोगों ने, तो है पूरे साल हमको बोलते रहे मेहनत करो मार्क्स लाने। अब हमारे अच्छे मार्क्स आ गए तो आप कह रहे हो कि इसको बनाओ और फेंक दो, है ये किसी काम की नहीं है, ये हमारे मेहनत के मार्क्स थे मैम जो आपने इसे हवा में उड़ा दिए। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे ये बात पूछनी इसलिए जरूरी थी और ये बात बतानी यहाँ पे इसलिए जरूरी थी कि दो तरीके के बच्चे होते हैं जो क्लास 9-10th में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, सिलेबस बहुत ही कंसाइज होता है, जो वॉल्यूम होता है सिलेबस का वो बहुत ही कम होता है। 10th में याद करो एक किताब थी तुम्हारी साइंस की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एक किताब में खत्म, टाटा फिनिश गुड बाय। अब देख ली ना बुक्स, फिजिक्स की कितनी किताब है? 2, केमिस्ट्री की कितनी किताब है? 2, बायो की कितनी किताब है? 1, जो कि ऑलरेडी 2 के बराबर ही है। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो आपका सिलेबस कितना ज्यादा बढ़ चुका है। तो अगर तुमने क्लास 9-10 में बहुत ही मेहनत करके एकदम फोड़ा है, मार्क्स बहुत अच्छे लेकर आए हो, बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशंस टू यू। अब आपको क्या करना है, ये बात भूल जानी है कि भाई मैं तो टॉपर हूं, है ना, मैं कुछ भी कर सकता हूं। बेटा इस वाले स्वैग में नहीं रहना, एटीट्यूड ये वाला नहीं होना चाहिए। एटीट्यूड और माइंडसेट ऐसा होना चाहिए बेटा, आप सभी बच्चों का जो क्लास 11th में आ चुके हो, आप सबका माइंडसेट हमेशा ये रहना चाहिए, ओके मुझे ये पढ़ना है और मैं इसको तभी पढ़ पाऊंगा जब मैं क्या करूंगा, मेहनत करूंगा, क्योंकि मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपने ये चीज देख रही है ऑलरेडी, मेहनत करी तो अच्छे मार्क्स आए, अच्छा स्कोर आया। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो बेटा एक बार आप खुद से पूछो क्या आपने उतनी मेहनत करी थी जितनी रिक्वायर्ड थी? नहीं, इसीलिए शायद से थोड़े बहुत मार्क्स कम रह गए। बट दुखी होने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है ना। देखो तुम भी उसी क्लास में बैठे हो, ये जो टॉपर बच्चे हैं ना 90-90 वाले, वो भी उसी क्लास में बैठे हैं, तो कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। बट अब जब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, है ना, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि यार मैंने अगर क्लास 10 ढंग से पढ़ी होती तो ये जो छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैम बता रही है ना, सॉरी मैम ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रही है, इसके बेसिक जो बातें हैं मैम ने 9-10 में पढ़ाई होंगी, है ना, आपके स्कूल में जहां पे भी आप पढ़ते थे, तो वहां पे आपको फर्क महसूस होगा। और वही टॉपर बच्चा जो अच्छे से पढ़ के आया है 9-10 में, उसको ये चीज वहां पे रियलाइज नहीं होगी, फील नहीं होगी, क्योंकि उसने वहां मेहनत करी थी। तो बात बेटा स्कोर की नहीं होती है, इट इज नेवर अबाउट परसेंटेज। बात ये होती है कि जब हम कोई भी एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं, तो पिछली वाली क्लास के टॉपिक और कॉन्सेप्ट हमें अगली नई क्लास के कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद करते हैं। तो बात सारी यही है और कुछ नहीं है। मार्क्स लाए और अच्छी बात है भाई, पार्टी करो, मिठाइयां खिलाओ, टीचर्स को चॉकलेट वॉकलेट खिलाओ, यार ऐसे कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो ये तो बात हो गई। तो बिल्कुल भी टॉपर हो गए हो तो बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। और अगर मार्क्स एवरेज आए हैं, ठीक ठाक भी आ गए हैं, बुरे भी आ गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या फर्क पड़ता है यार। अभी तो जर्नी बहुत बड़ी है, अभी तो 10 से 11th में आए हो, 11th से 12th में जाना है, फिर कॉलेज जाओगे, हो सकता है ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करो। अभी जिंदगी बहुत बड़ी है यार, यही थोड़ी था एक पड़ाव तुम्हारी जिंदगी का। अभी तो बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करना है, और सब कुछ कब कर पाओगे? जब खुद से मेहनत करना सीखोगे। तो मेहनत करने की आदत हमको आज से ही डाल लेनी है। क्या सब रेडी है मेहनत करने के लिए? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से एक बार क्या कर दो, रेडी लिख दो, चैट बॉक्स में सनफ्लावर बना दो कि यस मैम वी आर रेडी फॉर द न्यू बिगिनिंग, यस मैम वी आर रेडी टू फेस एनी चैलेंज जो हमको होगा, है ना, होगा, ऑब्वियसली होगा। मैं ये नहीं बोलूंगी अरे बेटा मक्खन है, मलाई है, अरे अरे हलवा है, हलवा है, ऐसा नहीं है भाई। 11th में मेहनत करनी पड़ेगी मेहनत। बट क्या हम वो मेहनत करने के लिए रेडी हैं? जल्दी से बता दो, क्या हम रेडी हैं वो मेहनत करने के लिए? बहुत ही बढ़िया, है ना, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो बेटा, तो काफी डोज ऑफ मोटिवेशन मिल गया है ना। मैंने गाना भी चलाया था स्टार्टिंग में, इसीलिए, है ना, आशाएं आशाएं। तो भाई ढेर सारी आशाएं हैं, है ना, बहुत सारी आशाएं हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। सबसे पहले तो हमारी खुद से, है ना, हमेशा अपने आप से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करना, ठीक है। और अगर खुद से नहीं कर रहे हो तो हमेशा याद रखना बेटा, आपके पेरेंट्स आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं, है ना। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने कुछ सपना अपने लिए देखा होगा कि हम ये करेंगे लाइफ में, बट ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर क्या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है वो सपने अपने पूरे ना कर पाए हो। अब वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा प्यारा बेटा, हमारी प्यारी बेटी भी क्या करे, अच्छे से पढ़ाई करे, तरक्की करे, जीवन में कुछ बन के दिखाए।
तो बेटा आप अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करिए, और जब आप मेहनत करोगे कुछ बन जाओगे तो सबसे ज्यादा खुशी पता है किसको होगी? आपसे भी ज्यादा खुशी आपके पेरेंट्स को होगी। आपको खुशी होगी, आपके पेरेंट्स खुश होंगे, आप खुश, आपके पेरेंट्स खुश। हमारा क्या है बेटा, हम तो टीचर हैं, हम तो खुश ही खुश, ठीक है, क्योंकि हम तो आपके लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा इसी अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है लाइफ में। बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेटेड जरूर फील कर रहे होंगे क्लास 10 से 11th में आने के बाद कि यार ये क्या है, ये जज्बात बदल गए है ना, ये वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, सब वक्त पलट गया। तो ये नहीं करना है बेटा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। ये नहीं सोचना कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हमेशा याद रखना बेटा, आपके जैसे और भी 40 बच्चे हैं आपकी क्लास में, जो पढ़ाई आप कर रहे हो वो वही कर रहे हैं। वो उस पढ़ाई को करके हो सकता है एकदम फोड़ रहे हैं और तुम नहीं कर रहे हो। तो आपका कॉम्पिटिटर आपके साथ ही आपकी क्लास में बैठा है, आपके साथ आपके डेस्क पे बैठा है। आपकी भी उम्र वही है, तुम्हारी भी उम्र वही, तुम्हारे दोस्त की भी उम्र वही है, तुम्हारी भी उम्र वही है, सेम एज के लोग हो तुम दोनों के पास सेम 24 घंटे हैं। तो तुम्हें ये एनालाइज करना है कि तुम कहां लैग कर रहे थे पिछले कुछ सालों में और अब तुम्हें कहां इंप्रूवमेंट करनी है, ठीक है। बहुत ज्यादा बातें हो गई है मैम, दिस इज व्हाट आई डू एक्चुअली, ठीक है। तो चलिए भाई, तो जैसा कि मैंने बता दिया कि भी मेरा नाम समृद्धि है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मुझे प्यार से सैम मैम भी बोलते हैं, मैं अपने बच्चों को प्यार से सैम स्क्वाड भी बोलती हूँ, है ना। समृद्धि मैम का स्क्वाड है सैम स्क्वाड या सैम पल्टन, कुछ भी बोल लो यार, जो तुम्हारा मन करे तुम बोलो, है ना मैम, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को सनफ्लावर बहुत पसंद है, तो जब भी कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा मैं पूछूंगी समझ आया तो आपको प्यारे प्यारे सनफ्लावर्स बनाने हैं, है ना। बाकी चीजें तो होती रहेंगी भाई हमारी क्लास में। तो अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ बेटा। मैंने अपनी जो स्कूलिंग है उसके बाद मुझे स्टार्टिंग से बताती हूँ ना, क्लास 10 तक मुझे भी बायो बहुत अच्छी लगती थी, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आप सभी बच्चों को बायो बहुत अच्छी लगती होगी, तभी तो आप यहाँ पे पहुंच गए। तो मुझे 10th के बाद भाई मुझे ये था कि मैं कौन सी स्ट्रीम चूज करूं, तो मेरे को ये पता था यार मुझे बायोलॉजी तो पढ़नी है ना, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं पढ़नी थी यार, मेरा हिंदी का पेपर हमेशा छूट जाता था एग्जाम टाइम पे, तो हिंदी मुझे नहीं पढ़नी थी। तो आर्ट्स कैंसिल, ठीक है, ह्यूमैनिटीज कैंसिल। अब मैं कंफ्यूज कि भाई मैं कॉमर्स लूं या साइंस लूं। अब यार मैथ्स में तो यार सच बता रही हूँ हार्ड बहुत टाइट था यार, मैथ्स इतना अच्छा नहीं था, तो कॉमर्स भी कैंसिल, क्योंकि कॉमर्स में बहुत कैलकुलेशन करनी होती है। फिर मेरे पास ऑप्शन आया कि भाई मैं मेडिकल लूं, बायोलॉजी पढ़ूं या मैथ्स पढ़ूं। फिर मैंने कहा यार बायोलॉजी तो मुझे फेवरेट लगती है, बायोलॉजी पढ़ूंगी, है ना। बट फिजिक्स में यार बहुत सारी डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स करनी होते हैं, वहां पे मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो क्लास 11th में मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ा, ठीक है, सुपर साइंस। तो मैथ्स और बायोलॉजी दोनों मेरे क्या थे, फेवरेट तो नहीं, मतलब दोनों मेरे मेन सब्जेक्ट थे, ठीक है। बट इवेंचुअली जब मैं 11th 12th पढ़ रही थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार मैथ्स में जो IIT वाईआईटी नहीं यार बहुत मुश्किल है, बायोलॉजी पढ़ेंगे, है ना। एंड सच बताऊं, वाइल रीडिंग, है ना, वाइल अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी, मुझे ये समझ आया कि भाई सिर्फ डॉक्टर नहीं, और भी कितनी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, जिसमें इतना कुछ है जानने को, जिसमें इतना कुछ है रिसर्च करने को। एंड फिर उसके बाद जब क्लास 12th पास हुई तो मैंने करा BSc इन बॉटनी। बॉटनी क्या होता है मैम, जो आप पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो? तो बॉटनी इज बेसिकली स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो मैंने बैचलर्स इन बॉटनी किया, उसके बाद मैंने मास्टर्स इन बॉटनी किया। उसके बाद बेटा मैंने सोचा था मैं PhD करूंगी। उसके बाद मैंने एक एग्जाम होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो PhD के लिए होता है ना, तो वो एग्जाम क्लियर किया। उसके अलावा IIT का भी एक एग्जाम होता है, IIT गेट का एक एग्जाम होता है जो IIT कंडक्ट करता है। आपको अगर IIT से आपको कुछ करना है ना मास्टर्स में जाके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो वो एग्जाम होता है बायोलॉजिकल साइंस का, फिर वो मैंने क्लियर किया। तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ यार मुझे तो टीचिंग करने में मजा आ रहा है, क्योंकि मैं कुछ बच्चों को पढ़ा रही थी। तो ऐसा करते 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 अब मुझे क्या हो गए हैं, लगभग 6 से 7 साल हो गए हैं, आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और वही आज हम शुरुआत भी कर रहे हैं। अब बच्चों को लग रहा होगा मैम हमेशा ऐसे टाइम वेस्ट करते हो क्या? भाई ये पहली क्लास है, इसलिए तो मैं थोड़ा सा प्यार से समझा रही हूँ, तुमसे बातें कर रही हूँ। आगे से पता है क्या होगा, ऐसे आऊंगी मैं, हाँ भाई आज पढ़ रहे हैं लेक्चर 1, ये चलो होमवर्क बताओ क्या दिया था, ऐसे होने वाला है, ठीक है। तो आज मजे उठा लो तुम, ठीक है, आज ले लो मजे, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार से तो बेटा फुल पढ़ाई होने वाली है, और आज भी होने वाली है। ऐसा नहीं है कि आज पहली क्लास है तो पढ़ाई नहीं होगी, आज भी होगी, ठीक है। चलो देखो भाई, है ना, तो जल्दी से एक बार मुझे ये बता देंगे, क्या बायोलॉजी की किताब खोलने के बाद तुम्हारे दिमाग में आया यार बायोलॉजी कहां से पढ़नी चाहिए?
तो बहुत सारे बच्चे ना मेरे से ये क्वेश्चन हर साल पूछते हैं कि मैम बायोलॉजी पढ़नी कहाँ से है। तो बेटा ये जो तुम्हें किताब दिख रही है ना, ये वाली किताब, ये इसके अलावा तुम्हें और कोई किताब खोलनी ही नहीं है, ठीक है, खोलनी ही नहीं है बेटा। दिस इज द मोस्ट एंड द ओनली बुक यू रिक्वायर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लास 11th, ठीक है, हमारे क्लास 11th के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं। और मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही स्कूल या बोर्ड प्रिपरेशन के लिए, तुम्हारा जो नीट का पेपर भी है ना बेटा, हो सकता है एक बारी को कि फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन थोड़ा बाहर से आ जाए, है ना, कुछ और वहां पे कंसेप्ट लग रहा हो जो क्लास 11th के एनसीईआरटी में ना दिया हो। बट बेटा अगर मैं बात करूं हमारे नीट के एग्जाम की, अगर मैं बात करूं हमारे नीट के एग्जाम की, तो जो हमारा नीट का एग्जाम है बेटा वो प्योरली स्ट्रिक्टली लाइन बाय लाइन कहां से आता है, हमारी एनसीईआरटी की किताब से आता है, ठीक है। तो हम बेटा बिल्कुल लाइन बाय लाइन निचोड़ के घोट के पी जाएंगे और डकार भी नहीं मारेंगे। डकार मार दिया तो बेटा बाहर चले जाएंगे ना, कॉन्सेप्ट ऐसे करेंगे तो अंदर ही रहना चाहिए बेटा, ना यहां से कहीं से कुछ नहीं निकालना है, सब अंदर रखना है, सब एब्जॉर्ब करके रखना है, क्योंकि जब एग्जाम आएगा तो यही हमें किताब काम आएगी। कोई भी रेफरेंस बुक किताब काम नहीं आने वाली है आपको, कुछ आपको एक्स्ट्रा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये काफी है तुम्हें रुलाने के लिए। दिस सिंगल बुक इज इनफ टू मेक यू क्राई, ठीक है। तो और कुछ बोलने की जरूरत है मुझे, समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वेरी गुड। इसके अलावा बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं हर साल 9th 10th में भी बच्चों को यही बोलती हूँ, बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सिर्फ और सिर्फ ये किताब तुम देख सकते हो, है ना, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर शुरुआत करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो बहुत किताबें अवेलेबल है। कॉन्सेप्ट के लिए हमारी एनसीईआरटी, शुरुआत करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो बेटा मैं तुमको डीपीपी कराने वाली हूँ, है ना, तुम्हें क्लास में क्वेश्चन कराने वाली हूँ। बट उसके अलावा अगर तुम्हें अपने आप के लिए एक रिसोर्स चाहिए तो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम करके क्या आती है, किताब आती है, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है बेटा एनसीईआरटी की वेबसाइट पे, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। इस किताब को हम बोलते हैं एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। तो क्लास 11th की बायोलॉजी की एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स करके किताब आती है, वेरी गुड क्वेश्चंस ऑफ बोथ बॉटनी एंड जोलॉजी, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बेटा इस वेबसाइट पे चले जाना और किताब डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे मुझको ये बात मेंशन करनी पड़ेगी कि हमारी जो एनसीईआरटी की किताब है वो क्या हो चुकी है बेटा, अपडेटेड हो चुकी है। अपडेटेड मतलब उसमें क्या गए हैं, सिलेबस जो है थोड़ा रैशनलाइज किया गया है, सिलेबस रिड्यूस किया गया है। तो प्लीज मेक श्योर जो भी टेक्स्ट बुक आपके पास है, कई बार क्या होता है हम अक्सर अपने बड़े दीदी भैया की किताब ले लेते हैं एंड वो पुरानी एडिशन की होती है, तो जिसके कारण क्या होता है जो कंटेंट है ना, वो थोड़ा बहुत चेंज होता है। हमको लगता है यार मेरी किताब में तो ये दिया हुआ है, मैम ने तो कराया ही नहीं। तो बेटा हम बिल्कुल क्या करने वाले हैं, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करने वाले हैं। तो मेक श्योर जो हमारा अपडेटेड लेटेस्ट एडिशन होगा वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है, आपके पास लेटेस्ट एडिशन होना चाहिए एनसीईआरटी का, ठीक है, क्योंकि हमारे कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि हमारा एक चैप्टर है एनाटॉमी जिसमें हम टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, वहां से बहुत सारा कंटेंट हट गया है। प्लांट किंगडम एक हमारा चैप्टर है, उसमें से आखिरी का लाइफ साइकिल वाला टॉपिक हट गया है। हमारा एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक चैप्टर है जोलॉजी का, उसमें से टिश्यूज वाला हट गया है। प्लांट फिजियोलॉजी का मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर ही उड़ा दिया पूरा, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स चैप्टर ही उड़ा दिया है पूरा। तो प्लीज मेक श्योर आपने इन चीजों को नोट डाउन कर लिया है, ठीक है, समझ गए। चलो अब ये हमारा क्या है बेटा, अपडेटेड वर्जन है, अपडेटेड इंडेक्स्ड है। एक बार फटाफट से बेटा अपनी एनसीईआरटी की किताब खोल लो, ठीक है। मेरी क्लास में दो चीजें, एनसीईआरटी और तुम्हारा दिमाग, दोनों चीजें खुली होना चाहिए, ओपन, सो दैट यहां पे हम कुछ रख सके। जब तक ये नहीं खुला होगा तब तक कंसेप्ट यहाँ नहीं बैठेगा, चीजें यहाँ नहीं बैठेंगी, ठीक है, ठीक है। मैम जोलॉजी भी आप पढ़ाओगे क्या? नहीं बेटा, जोलॉजी में आपको नहीं पढ़ाने वाली हूँ, जोलॉजी आपको दूसरी मैम पढ़ाएंगे जिनके साथ बहुत ही जल्दी आपका क्या होगा, सेशन स्टार्ट होगा। एंड मैं आपको आज थोड़ा आइडिया भी दे देती हूँ कि किस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से बेटा अपनी एनसीईआरटी खोल लेंगे। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कौन सा चैप्टर बॉटनी का है, कौन सा चैप्टर जोलॉजी का है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कौन सा चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे। अगर ये किताब आपको, ये फोटो यहाँ पे आपको क्लियरली नहीं दिख रही है तो भाई अपनी तो किताब खोल सकते हो, चलो ठीक है। तो बेटा पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, ये हमारा बॉटनी का चैप्टर है, ठीक है।
दूसरा चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये भी हमारा बॉटनी का चैप्टर है। थर्ड चैप्टर है हमारा प्लांट किंगडम, ये भी हमारा बॉटनी का चैप्टर है। तो ये सब हम बॉटनी में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एनिमल किंगडम हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा जूलॉजी में आ जाएगा, Z फॉर जूलॉजी। उसके बाद बेटा यहाँ पे आप देख रहे हो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये दोनों हमारे किस में आ जाएंगे, बॉटनी में आ जाएंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स हमारा जूलॉजी में आ जाएगा। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये मैं आपको किसमें पढ़ाने वाली हूँ बेटा, ये मैं आपको बॉटनी में आपको पढ़ाने वाली हूँ। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये मैं आपको बॉटनी में पढ़ाने वाली हूँ। बायोमोलिक्यूल्स एक बहुत ही न्यूट्रल सा चैप्टर है, हम इसमें ये नहीं बोल सकते कि प्लांट या एनिमल। बायोमोलिक्यूल्स में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये बिल्कुल एक न्यूट्रल सा एक चैप्टर है, ठीक है, बट ये आपको जूलॉजी वाली मैम पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे मैं इसलिए जूलॉजी लिख रही हूँ। उसके बाद बेटा ये पूरी की पूरी जो यूनिट आपको दिख रही है प्लांट फिजियोलॉजी की, जिसमें कि हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये हम आपकी पूरी की पूरी बॉटनी की क्या है, यूनिट है। उसके अलावा ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप देख सकते हो भाई कितने, 1 2 3 4 5 6, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे बेटा ये सारे, ब्रीदिंग हो गया, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये सब का सब बेटा आ जाता है हमारे जूलॉजी में, यानी कि हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी। अपने इंडेक्स में इसको पेंसिल से मार्क कर लो, ठीक है। आप अभी तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया है, अभी हम बट बेसिक बातें कर रहे हैं, ठीक है। आज क्या पढ़ाओगे, तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से हम शुरू करेंगे, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, चाहे प्लांट्स की बात करें चाहे एनिमल्स की बात करें, सबसे पहले हमें सेल को समझना होता है। तो आज हम सेल से शुरुआत करेंगे। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम पढ़ाई कैसे करनी है, तो बहुत सारे उड़ान के बच्चों को याद आया होगा, मैंने उड़ान में भी ये लेक्चर ये स्लाइड आपको दिखाई थी कि भाई पढ़ाई करनी कैसे है ना, पढ़ाई करनी कैसे है। तो भाई सबसे पहले तो तुमको क्लास में आना है, रेगुलर क्लास अटेंड करनी है ना। मेक श्योर आपके बैकलॉग्स ना हो, मेक श्योर आपके बैकलॉग्स ना हो, आपकी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। क्लास मिस हो गई है तो मेक श्योर आप सैटरडे संडे में उस क्लास को कवर कर ले, ठीक है। उसके अलावा बेटा जो भी आपको टॉपिक क्लास में पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक को आपको एनसीईआरटी में रीड करना है, चेक तो करो भाई, जो टीचर पढ़ा के गया है तुमको क्लास में, है ना, चाहे बायो की बात हो कोई भी सब्जेक्ट हो, क्या वो चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई है, यस और नो, लिखी है कि नहीं लिखी है, चेक तो कर लो यार। तो प्लीज क्लास खत्म होने के बाद उसी दिन रात के टाइम बैठ के एक बार फटाफट से रीडिंग मार लो, है ना, रीडिंग मार लो, तो उस टॉपिक को एनसीईआरटी में रीड कर लो। अब आपको अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। मैम सबसे कलेश वाला काम तो यही है, समझ ही नहीं आता हैंड रिटन नोट्स बनाते कैसे। भाई जो भी मैं आप बोर्ड पे लिखूंगी आपको उसको तो लिखना ही लिखना है, एंड छोटे मोटे एग्जाम्पल्स वगैरह कुछ आपको एनसीईआरटी में दिख रहे हैं, अदर देन दैट वो आपको उसमें ऐड करने हैं। तो बेटा नोट्स इनफ होने वाले हैं टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स एंड कॉन्सेप्ट्स। डेफिनेशंस जो है वो मैं आपको बता दूंगी, एग्जाम्पल्स जो है वो मैं आपको बना दूंगी, बट आपको साथ साथ क्या करना है बेटा, जो भी आपको पीडीएफ नोट्स जो भी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिखूंगी वो आपको देखना है, और उसके साथ साथ क्लास के साथ साथ आपको कोशिश करना है नोट्स बना देने हैं, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेटा आप याद करो, हम जब 9-10 में थे तो हम डीएचए बोलते थे, अब वही चीज क्या हो गई है, डीपीपी हो गई है, डेली प्रैक्टिस पेपर या डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो डीपीपी मिलने वाली है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, मैं तो क्लास में क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। एंड भाई स्किप नहीं करने हैं टेस्ट बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि जब हम टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं और हमारे मार्क्स कम आते हैं तो हमको ये पता चलता है यार मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हुए, मैं कौन से क्वेश्चन में अटका, मुझे कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। तो बेसिकली जो ये टेस्ट हैं ये सेल्फ एनालिसिस का एक बहुत अच्छा मौका देते हैं, जब हम ऐसे सर पकड़ के बैठ जाए, हे भगवान मेरे तो 60 में से केवल 17 ही मार्क्स नहीं 4 मार्क्स आए हैं, अब मैं क्या करूं। तो बेटा तू किताब खोल, चैप्टर खोल, पढ़ना शुरू कर, ठीक है, समझ गए। तो बेटा अपने आप को टेस्ट के बेसिस पे क्या करना है, सेल्फ एनालाइज करना है, और ये पता लगाना है कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूं, एंड उस पे क्या करना है बेटा, उसके ऊपर काम करना है, ठीक है, काम करना है।
हार्ड वर्क करना है, ठीक है, ठीक है, हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है, समझ आ गई बातें। और बस एक चीज, हिम्मत नहीं हारनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में आएंगे, अरे भाई 93%, 96% जलवा है हमारा क्लास 10 से। बेटा वो जलवा हलवा कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। क्लास 11th में आ गए हो ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये सिलेबस भी पढ़ना था, हम तो बहुत हल्के में ले रहे थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, स्टार्टिंग से मेहनत करनी है और मिलके मेहनत करेंगे, ठीक है। टीचर्स को फॉलो करना है और डिसिप्लिन रह के मेहनत करनी है, ठीक है। चलो भाई अब शुरू कर रहे हैं, अब शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलो भाई चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो मैम आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? तो भाई आज हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से, ठीक है। और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो आज भाई हम बेसिक बातें करेंगे। सेल क्या है, सेल थ्योरी क्या है, सेल का ओवरव्यू, सेल के बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं, और बीच बीच में एमसीक्यू प्रैक्टिस, और मैं तुमको दूंगी होमवर्क, ठीक है। और बेटा जो मैं होमवर्क दूंगी प्लीज मेक श्योर आप उस होमवर्क को करके आए। होमवर्क कैसा होगा? बहुत ही छोटा मोटा क्वेश्चन है ना, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, बट वो क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं आपकी एक जनरल नॉलेज और एक बेसिक नॉलेज को क्या करेगा, एनहांस करेगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको देने की कोशिश करूंगी, ठीक है, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। बट तुम्हारी नॉलेज भी तो चेक करनी पड़ेगी, तुम्हारी नॉलेज भी तो चेक करनी पड़ेगी कि तुम्हारा जलवा है या बस हलवा हो तुम लोग, ठीक है। तो चलो भाई, तो क्वेश्चंस हम करेंगे क्लास में। क्वेश्चंस कैसे करने वाले हैं? क्वेश्चंस बेटा पोल्स के थ्रू होंगे। बहुत सारे बच्चों को पोल्स में पार्टिसिपेट करना आता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता। जिनको नहीं आता मैं सिखाऊंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल। यहाँ पे क्या है बेटा, कुछ ऑर्गेनिजम्स का नाम लिखा और आपको बताना है कौन सा ऑर्गेनिज्म केवल एक सिंगल सेल से बना होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, ईस्ट, अमीबा, बैक्टीरिया या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे बेटा पोल शुरू हो जाएगा। अगर आपको लगता है आंसर ए होगा तो चैट में ए लिख दो, अगर आपको लगता है ऑप्शन बी होगा तो बी लिख दो, सी लगता है तो सी लिख दो, और डी लगता है तो भाई डी लिख दो। तब तक हम जल ग्रहण करते हैं। सॉरी गाइस, स्क्रीन के सामने तो नहीं आ रही मैं, जल्दी से बताएंगे भाई। विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल। तो भाई देखो टाइम तो वैसे हो जाएगा, कोई नहीं। ईस्ट जो है, ईस्ट एक तरीके का यूनिसेल्यूलर फंजाई है, ये एक तरीके की फंगस होती है जो सिंगल सेल से बनी होती है। अमीबा भी क्या है, एक तरीके का यूनिसेल्यूलर क्या है, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये एक तरीके का यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल का मतलब क्या होता है, मेड अप ऑफ सिंगल सेल। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ना यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो जो ईस्ट है ये एक तरीके का फंजाई होता है और सिंगल सेल से बना होता है। अमीबा भी क्या है, सिंगल सेल से बना, यूनिसेल्यूलर है, और ये एक तरीके का क्या होता है, ये एक तरीके का प्रोटोजोआ होता है। बैक्टीरिया तो भाई होते ही यूनिसेल्यूलर है, ये भी केवल एक ही सेल से बने होते हैं, तो सभी केवल एक सिंगल सेल से बने होते हैं। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन डी। 55% बच्चों ने आंसर दिया है। ये क्या चल रहा है भाई, ये गड़बड़ घोटाला पहले ही क्वेश्चन से शुरू कर दिए हो, है भाई, है भाई। उदय बैच के डूबते सितारों, तुम्हारा सूर्य उदय कराने की कोशिश कर रही थी मैं, पहले ही क्वेश्चन में नैया डुबा दी, पहले क्वेश्चन में नैया डुबा दी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, ठीक है। तो अब याद रखेंगे बेटा, ये एक तरीके का क्या होता है, फंजाई, एक तरीके का प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया होता ही है। तीनों क्या है बेटा, अगर बात करें तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पोल्स के रिजल्ट आते हैं, और जो भी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करता है, ठीक ठीक आंसर करता है, उनका नाम इस तरीके से लीडर बोर्ड पे आता है, ठीक है। ओजस, प्रचुर्या, दिव्यांश, ऋषिका, आरोही, साहिल, दर्शील, आयुषी, अनिर्बान, आयुष यादव, ठीक है।
तो हमें कोशिश करनी है कि हम क्या करेंगे, हमें कोशिश करनी है कि हम सही आंसर करेंगे और जल्दी आंसर करेंगे, फिर हमारा नाम लीडर बोर्ड पे आएगा। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन क्यों दिया गया था तुमको, ये चेक करने के लिए कि तुम्हारा कितना जलवा है और कितना हलवा है। तो मैक्सिमम बच्चों का हलवा निकला पड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जलवा बिखेर देंगे। शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। चलो, आपको यहाँ पे ढेर सारी अलग अलग पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगी एंड इन ढेर सारी पिक्चर्स को आपको देख के एक चीज बतानी है कि सबके अंदर कॉमन क्या है। यहाँ पे एलिफेंट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फिश एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बटरफ्लाई है, फ्लावर है, फ्लावर ऑब्वियसली बात है प्लांट का ही पार्ट होते हैं, अनियंस है ना, अनियन वेजिटेबल्स होती है, फ्रूट्स होते हैं, रूट्स, स्टेम, लीफ, याद करो ये सब है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, अमीबा, बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इनका एक कॉमन चीज आपको ढूंढ के लानी है। मैम कॉमन कैसे है? मैम ये तो एनिमल है, ठीक है, ये प्लांट है, ठीक है, वो अमीबा है, प्रोटोजोआ है, ये ह्यूमन बीइंग है। मैम इनमें कॉमन क्या है? क्या कॉमन है इन सब के अंदर? सेल, सेल 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 सेल। ई वाला सेल कह रहे हो का? ये जो रिमोट के अंदर प्रेजेंट है, क्या हम इस सेल की बात कर रहे हैं जो रिमोट में पाया जाता है? नहीं, हम इस सेल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल सेल की, हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, हम बात कर रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की। वेरी गुड, लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। यहां पे लिख दूं, जगह कहां है भाई? हाँ, यहां पे लिख देते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है भाई, क्या सभी इस बात से अग्री करते हैं? बिल्कुल करते हैं भाई। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या उनके ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स होते हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। बट अगर हम बात करें इनएनिमेट थिंग्स की, अरे बाबा ई क्या होता है, ये क्या होता है ना, लिविंग थिंग्स की जगह यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग बीइंग्स लिख सकते हैं। ठीक है मैम, इनएनिमेट क्या होता है? चलो भाई देखो, मेरी मर्जी से मैंने कोई भी रैंडम टर्म नहीं लिखा है यहाँ पे, अपनी मर्जी से नहीं लिख रही बेटा मैं कुछ भी यहाँ रैंडमली। एनसीईआरटी खोलो, चलो फटाफट से एनसीईआरटी खोलो, सेल वाला चैप्टर निकालो। और बेटा एनसीईआरटी हमेशा खुली रहनी चाहिए तुम्हारी, हमेशा एनसीईआरटी क्या होनी चाहिए बेटा? खुली रहनी चाहिए। खोल ली एनसीईआरटी? चलो जी, एनसीईआरटी खोलोगे बेटा, इस चैप्टर को खोलोगे तो बिल्कुल पहले ही पैराग्राफ में आई थिंक थर्ड या फोर्थ लाइन होगी शायद से ना, आई एम नॉट श्योर थर्ड है या फोर्थ है। चैप्टर खोलोगे बेटा, वहां पे आप देखोगे सेल द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, नहीं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में तीसरी और चौथी लाइन है, वहां पे ये टर्म लिखा हुआ है इनएनिमेट थिंग्स। इन एनसीईआरटी नहीं है, हे भगवान बेटा अभी तक किताब नहीं खरीदी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आज ही क्या करेंगे बेटा, पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। किताब नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार मैं हूं ना, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड बता तो रही हूं सब कुछ, टेंशन क्यों लेनी है? क्यों लेनी है टेंशन भाई, मैं हूं। बट एनसीईआरटी होनी चाहिए, तो बेटा एटलीस्ट ये काम कर सकते हो कि एनसीईआरटी अगर नहीं खरीद रही अभी तक तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो यार, पीडीएफ डाउनलोड कर लो या उस चैप्टर का प्रिंट आउट ही निकाल लो। ठीक है, चलो कौन सा चैप्टर है बेटा? ये थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। मिल गई? वेरी गुड, है ना, मिल गई। तो बेटा वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है इनएनिमेट थिंग्स। इनएनिमेट थिंग्स का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स। इनएनिमेट थिंग्स का मतलब है नॉन लिविंग थिंग्स। अब इस तरीके के ना क्वेश्चन बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं। जैसे आप देखो हमारा नीट का एग्जाम है, बोला जाता है कि भाई सब कुछ एनसीईआरटी से आता है, फिर बच्चे ऐसे टर्म्स देखते हैं वहां पे, मैम ये कब पढ़ाया, ये तो एनसीईआरटी में था ही नहीं। बेटा ये छोटे मोटे वर्ड्स के बेसिस पे क्या होता है, क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। क्वेश्चन आया था एक बारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इनएनिमेट थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन सेल, टू सेल, मेनी सेल्स या नो सेल। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के था, बच्चे कंफ्यूज हुए। सिंपल सी बात पूछी गई थी, इनएनिमेट थिंग्स क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी चीजें क्या है जो लिविंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बेटा कोई पत्थर है ना, कोई ईंट पत्थर है, रॉक्स है ना, रॉक है, कोई
कोई टेबल है, कोई चेयर है, वो ठीक है, इस तरीके की चीजें हैं, है ना, इस तरीके की चीजें हैं। तो ये तो बेटा नॉन लिविंग चीजें हैं। अब मुझे बताओ, क्या ये सेल से बनी होती हैं? नहीं। आर दे मेड अप ऑफ सेल्स? नहीं। नॉन लिविंग थिंग सेल से नहीं बनी होती, तो याद रखेंगे नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो यहां पे ये फोटो जो हमने देखी, हमने इसलिए देखी टू अंडरस्टैंड कि भाई हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं। पानी में ढेर सारी मछलियां हैं, हवा में ढेर सारी बर्ड्स हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, ठीक है, उसके अलावा ह्यूमन बीइंग्स हैं, अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, अलग अलग तरीके के सब ऑर्गेनिजम्स हैं। बट सभी ऑर्गेनिजम्स में एक चीज कॉमन है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो, चाहे एल्गी हो, कोई प्रोटोजोआ हो, सबके अंदर एक चीज कॉमन है कि दैट वी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हम इनएनिमेट थिंग्स बोलते हैं, दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। ये बात क्लियर है? चलिए, अब एनसीईआरटी खोल लिए तो प्लीज उसको खोले रखना। ठीक है, पहला जो हमारा पैराग्राफ है वो यही पूछ रहा है कि भाई व्हाट इज सेल। तो सेल के बारे में तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता है सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो क्या है? फंडामेंटल, है ना, बहुत ही जरूरी क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। स्ट्रक्चरल का मतलब यहाँ पे क्या है भाई? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो बॉडी डिजाइन है, इट इज ऑल मेड अप ऑफ सेल ओनली। फंक्शनल का मतलब क्या है भाई? उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, इट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ सेल ओनली, क्योंकि सेल के अंदर ही वो सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो किसी भी अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें, है ना, तो उनके अंदर जो भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चीजें हैं वो सब सेल की वजह से ही पॉसिबल है। इसीलिए सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। भाई यहाँ पे लाइफ का क्या मतलब है? लाइफ का मतलब यहाँ पे है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लाइफ का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? लाइफ का मतलब यहाँ पे है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल होता है ना। सेल की वजह से ही सब पॉसिबल होता है। आपको याद आ रहा होगा जब हम क्लास 9th में थे, वहां पे एक चैप्टर था, ठीक है मैम, इसे कॉपी में लिखना है। यस, ये सब बेटा आपको कॉपी में लिखना है, ये आपको कॉपी में लिखना है, ये आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। ये बनाना नहीं है, बट एटलीस्ट जो लिखूंगी वो तो लिख ही सकते हो, ठीक है। चलो, और कोई डाउट किसी को? और किसी को कोई डाउट? मैम व्हाट अबाउट डेड बॉडी? बेटा अब तो तुमने खुद ही आंसर दे दिया। देखो, वो लिविंग कभी होती थी बट अब वो डेड है। बट यार सेल तो थे ना जब वो लिविंग थी, तो कोई भी चीज अगर लिविंग थी तो कभी ना कभी वो सेल से बनी होगी। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने, देखो सभी सुनेंगे। एक बच्चे ने यहाँ पे कमेंट किया कि मैम अगर लिविंग थिंग्स, लिविंग बीइंग्स सेल से बने होते हैं तो व्हाट अबाउट डेड बॉडीज? भाई देखो, तुमने कहा डेड, अगर कोई चीज डेड है तो इसका मतलब ये है वो कभी ना कभी लिविंग जरूर रही होगी। जो इस दुनिया में आया है उसको कभी जाना ही है, ठीक है, जीवन की सच्चाई। तो जो अभी जिंदा है वो कभी मरेगा। अगर कोई मरा है तो वो कभी जिंदा भी रहा होगा, और अगर जिंदा रहा होगा तो लिविंग रहा होगा। लिविंग रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो सेल से ही बना होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा वो सेल रहे होंगे उसकी बॉडी के अंदर, ठीक है। ठीक है बेटा, अलग अलग कॉपी लगानी है। देखो, बॉटनी की कोशिश करना, एक अलग रजिस्टर बना लो, जूलॉजी का एक अलग रजिस्टर बना लो, तो आपको सहूलियत रहेगी, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो मैम फर्स्ट चैप्टर पढ़ाइए। नहीं बेटा, हमें स्टार्ट सेल से ही करना होगा, क्योंकि
आपका सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, वहां पे हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। अब बैक्टीरिया का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, आपको अगर नहीं पता होगा प्रोकैरियोटिक क्या होता है, अगर आपको नहीं पता होगा सेल वॉल क्या होता है, अगर आपको नहीं पता होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, तो आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया की बातें पढ़ने और समझने में दिक्कत आएंगी। ठीक है, आपको नहीं पता होगा न्यूक्लियर अपरेटस के बारे में, आपको नहीं पता होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, तो आपको वो टॉपिक पढ़ने में, समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो बेटा इसीलिए कोशिश करनी है, ठीक है, कि आप प्लीज ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूं ये बेसिक चीजें हैं। सेल एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेसिक क्या है हमारा, एक ऐसा मतलब क्या बोलते हैं ना, एक फाउंडेशन है एक चीज की, है ना। बायोलॉजी का पूरा जो सब्जेक्ट है वो सेल के ऊपर ही खड़ा है। तो बेटा वो सेल के बारे में हमें डिटेल्स और कॉन्सेप्ट समझने होंगे, सो दैट हमारे जो चैप्टर्स हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन, वो हमको तभी समझ आ पाएंगे। ठीक है, तो ये सब प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये सब लिखा हुआ है उस चैप्टर में, बट उनको पढ़ना और समझना है तो हमें सेल से शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, चले आगे बढ़े बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी किसकी, सेल के बारे में। ठीक है, हम सेल के बारे में बात कर रहे थे। सेल को बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं। अगर हम अपना एग्जांपल लें बेटा, तो ये हम हैं। हम क्या है बेटा, हम क्या है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। ये कौन है बेटा, ये हमारा समोसा सिंह है, मान लो, है ना, समोसा सिंह है ये कौन है, ये है समोसा सिंह, ये है समोसा सिंह। समोसा सिंह मतलब ह्यूमन बीइंग है ना, मतलब हम हैं, हम ऑर्गेनिज्म हैं, हम ऑर्गेनिज्म हैं। अगर कोई पूछे कि भाई हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, तो बच्चे जवाब देंगे कि मैम हमारी बॉडी बनी है, मैम हमारी बॉडी में आईज, नोज, ईयर, स्किन, है ना मैम, लिवर, पैनक्रिया, ब्रेन, मैम वो तो हमारे पास नहीं है, छोड़ो, स्किप मारो। और क्या है हमारी बॉडी में, और मैम अलग अलग ऑर्गन्स है ना, अलग अलग ऑर्गन्स है। बट अगर कोई पूछे कि भाई ये वाले ऑर्गन्स किससे बने हैं, मैम पता नहीं, मैम पता नहीं, है ना। तो इस तरीके के दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं। तो बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करते हैं। वाह 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 वाह, क्या लाइन है, बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करते हैं। देखो बेटा, हमने क्या कहा, हमने कहा सेल इज दी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो सेल से ही बना होता है। यानी कि जो तुम्हें पूरा ढांचा दिखाई दे रहा है, ये ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहा है, ये किससे बना है बेटा, ये सेल से बना है। कैसे बना है अभी देखो, अभी समझेंगे। ये क्या है बेटा, एक सिंगल सेल है। ये क्या है, एक सिंगल सेल है। एक सिंगल सेल मान लो मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया। अब जब बेटा इस तरीके के ढेर सारे सेल एक दूसरे के साथ मिलके ग्रुप बनाएंगे, जब इस तरीके के ढेर सारे सेल एक दूसरे के साथ मिलके ग्रुप बनाएंगे, नाउ दिस ग्रुप ऑफ सेल जो एक साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, इसको मैं बोलूंगी टिश्यू, इसको मैं बोलूंगी टिश्यू। तो यहां पे एक सिंगल सेल है। अब इसी तरीके के बहुत सारे सेल जब एक दूसरे के साथ आएंगे, ग्रुप बनाएंगे, और ग्रुप बना के मिलजुल के जब वो काम करेंगे, तो जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे टिश्यू। वेरी गुड, यहाँ पे बन जाएगा टिश्यू। अब बेटा आप देखो, हमारी बॉडी में कोई एक तरीके का टिश्यू तो है नहीं। हमारी स्किन अलग टिश्यू से बनी हुई है ना, हमारा हार्ट अलग तरीके के टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है, हमारी बोन अलग तरीके के टिश्यू से बनी हुई है। तो अलग अलग तरीके के टिश्यूज जब मिलजुल के एक साथ ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप बना के जब वो काम करते हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गन। तो सेल एक सिंगल सेल है, ऐसे बहुत सारे सेल एक दूसरे के साथ आके जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो टिश्यूज बनते हैं। और जब अलग अलग तरीके के टिश्यूज एक दूसरे के साथ आते हैं, मिलजुलते हैं, ग्रुप बनता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। मैम क्या बोल रहे हो, मैं बोल रही हूं ग्रुप ऑफ टिश्यू जब क्या करता है, जब टिश्यू का एक ग्रुप एक साथ काम करता है, वर्क करता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, तो एक जो स्ट्रक्चर बनता है उसको ऑर्गन बोलते हैं। तो ऑर्गन क्या है बेटा, देखो स्टमक एक ऑर्गन है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख देती हूँ, है ना, तो तुम रिलेट कर पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जल्दी से कुछ ऑर्गन्स बताओ बेटा। आपकी बॉडी में
आपकी बॉडी में कितने ऑर्गन्स, मतलब कितने नहीं, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स दो बेटा, कुछ एग्जाम्पल्स दो। आपकी बॉडी में कोई ऑर्गन है? अगर है तो जल्दी बताओ, कोई एग्जाम्पल दो बेटा, जल्दी बताओ। वेरी गुड, हार्ट। क्या बात है भाई, हार्ट सबसे पहले याद आता है बच्चों को, हार्ट। और क्या है बेटा? लिवर, बहुत ही बढ़िया। किडनी, ब्रेन, ये सब क्या है? ठीक है, ब्रेन है, पेनक्रिया है, ये अलग अलग क्या है बेटा? ये अलग अलग है ना। लंग्स, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया है ना। ये क्या है बेटा? ये सब ऑर्गन्स ही तो है ना। स्टमक, वेरी गुड। आईज है, नोज है, ईयर है ना। स्टमक, ब्रेन, किडनी, पेनक्रिया, लिवर, हार्ट, ये सब क्या है बेटा? ये सब ऑर्गन्स हैं। अब ऑर्गन कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है। हमारे हार्ट का काम प्यार मोहब्बत नहीं है, नहीं है, ठीक है। हमारे हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, है ना। लिवर का क्या काम है बेटा? लिवर हमें डाइजेशन की प्रोसेस में मदद करता है। किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। ब्रेन का काम क्या है बेटा? हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है और हमें सोचने समझने में, मेमोरी वगैरह इन सब चीजों में हेल्प करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। लंग्स हमें ब्रीदिंग में हेल्प करता है। तो हर एक ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, हर एक ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और ऑर्गन किससे बना है? टिश्यू से बना है। और टिश्यू किससे बना है? सेल से बना है। तो यानी कि सेल की वजह से ही तो ये ऑर्गन काम कर पा रहे हैं, राइट। तो ये सारे ऑर्गन जो इतना इंपॉर्टेंट काम फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सेल ओनली। अब बेटा जब अलग अलग ऑर्गन एक दूसरे के साथ आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, हाथ मिलाते हैं और डिसाइड करते हैं, ओके बड़ी, लेट्स परफॉर्म समथिंग टुगेदर, है ना। मतलब याद करो लाइफ प्रोसेस में पढ़ते थे ना, नोज है, विंड पाइप है, लंग्स है। ये क्या है बेटा? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा माउथ है, फूड पाइप है, हमारा स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये क्या है बेटा? ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो अलग अलग तरीके के ऑर्गन जब एक दूसरे के साथ आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं और जब वो मिलजुल के काम करते हैं तो अलग क्या होते हैं? अलग अलग तरीके के ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं। जैसे कि बेटा यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख दूं डाइजेस्टिव सिस्टम, तो एक तरीके का क्या हो गया? ऑर्गन सिस्टम हो गया, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे लिख दूं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये क्या हो गया बेटा? हमारी बॉडी के अंदर का एक सिस्टम है। याद करो हमने क्या पढ़ा था? सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमारा हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, इंटेग्यूमेंट, पता नहीं कितने अलग अलग तरीके के सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग सिस्टम किससे बने हैं बेटा? अलग अलग ऑर्गन से ही तो बने हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना है? माउथ से, विंड फूड पाइप से, स्टमक से। तो ये सब अलग अलग ऑर्गन्स ही तो हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे बना है? रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज से, विंड पाइप से, लंग से, ऑर्गन से बना है ना। तो ये अलग अलग सिस्टम ऑर्गन से बने हैं। ऑर्गन टिश्यू से बने हैं, टिश्यू सेल से बना है, समझ रहे हो। जब बहुत सारे सेल्स एक दूसरे के साथ आए तो टिश्यू बने, जब बहुत सारे टिश्यूज एक दूसरे के साथ आए, ग्रुप बनाया, काम किया तो ऑर्गन बने। अब अलग अलग ऑर्गन जब मिलजुल के कोऑर्डिनेट करके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कराते हैं हमारी बॉडी में तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिशन की प्रोसेस में मदद करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में मदद करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम चीजों के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। अलग अलग सिस्टम अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। तो जब अलग अलग ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिलते हैं, जुलते हैं तो क्या बनता है? तो बनता है समोसा सिंह, यानी कि बनता है ऑर्गेनिज्म, बनता है ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म जो है बने हैं ना बेटा सेल से। जल्दी बताओ, डू वी ऑल एग्री? जल्दी बताओ। मैंने अगर ये बात बोली कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हैं, क्या सभी बच्चे इस बात से अग्री करते हैं? क्या सभी बच्चे इस बात से अग्री करते हैं? जल्दी बताएंगे चैट बॉक्स में लिख के, जल्दी से। अग्री, 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 वेरी गुड, अग्री, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वापस आते हैं। तो हमको अब इस सेल के बारे में ही पढ़ना है बेटा इस चैप्टर में, हमको इस सेल के बारे में ही पढ़ना है इस चैप्टर में। तो बेटा स्टडी, when we study about the structure and function of cell, that branch of biology is known as cytology. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम
साइटोलॉजी। व्हाट इज साइटोलॉजी? बेटा जब हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स, जब हम स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ सेल को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। द ब्रांच ऑफ, बेटा ये सब नोट डाउन करना है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स with the study of structure and working of cell। याद रहेगा बेटा, बायोलॉजी की अलग अलग ब्रांच है, बायोलॉजी की अलग अलग ब्रांच है बेटा, अलग अलग ब्रांच है। बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हम साइटोलॉजी में हम स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ सेल के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। तो अब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, यानी कि हम साइटोलॉजी करने वाले हैं, ठीक है, साइटोलॉजी करने वाले हैं, ठीक है। साइटोलॉजी टर्म एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिर्च मसाला, है ना। बाहर से जब पिज्जा मंगाते हो, पिज्जा बन के आ गया, बट भैया एक्स्ट्रा ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स देना भैया प्लीज, फिर ऊपर से डाल के खाते हो ना। तो बेटा एक बात बताओ, एनसीईआरटी तुम्हें मिल गई है, थोड़ा सा मिर्च मसाला ऊपर से चाहिए कि नहीं चाहिए? थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा पढ़ो, ठीक है। बहुत ही सिंपल सिंपल टर्म्स है, बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें हैं, तो ये पढ़नी है, समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलो जी, ठीक है। चलो अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे किसके बारे में? हम बात कर रहे थे कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, सब सेल से बनी होती हैं। अब ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या करता है? वेरी करता है, वेरी करता है कि भाई ऑर्गेनिजम्स के अंदर कितने सेल्स हैं, ठीक है, कितने सेल्स हैं। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स अगर हम बात करें तो दो तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। इसको मैं हटाती हूँ एक मिनट। तो बेटा दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं अगर हम सेल के बेसिस पे बात करें, अगर हम सेल के बेसिस पे बात करें तो दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केवल एक सिंगल सेल से बने हैं। बेटा बहुत ही बेसिक बातें हैं, ये छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हम, बट हम फिर भी पढ़ेंगे क्योंकि हमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो गई यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की। देखो बेटा यूनि का मतलब होता है सिंगल, जैसे कि तुम हो, हा हा हा, इमोशनल डैमेज, यस, ठीक है। देखो बेटा यूनि का मतलब होता है सिंगल, सेल्यूलर का मतलब होता है सेल, यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ठीक है। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स। ऑर्गेनिजम्स मेड अप या फिर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ या कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लेटेस्ट से हमने यहाँ पे अमीबा लिख दिया, हमने ईस्ट लिख दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे बैक्टीरिया लिख दिया, पैरामीशियम हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होती है वो होते हैं हमारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी का मतलब होता है मैनी, मल्टी। देखो बेटा यहाँ पे यूनि का मतलब क्या था? यूनि का मतलब था यहाँ पे सिंगल या फिर वन, ठीक है। मल्टी का मतलब यहां पे क्या है बेटा? मल्टी का मतलब यहां पे है मैनी, सेल्यूलर का मतलब है सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। अब वो मेनी सेल्स में बेटा एक से ज्यादा आ गया,
एक से ज्यादा अगर सेल हैं तो मल्टी इसमें आ गया बेटा, 2, 10, 1000, लाखों, करोड़ों। अगर हम बात करें बेटा ह्यूमन बींग्स की, क्या कोई बता सकता है कि हमारी बॉडी में कितने सेल्स होते हैं? आपको पता है कितने सेल्स हैं? मिलियंस नहीं, बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है बेटा हमारी बॉडी में। मुझे सच में ये भी नहीं पता कि ट्रिलियंस में जीरो कितने होते हैं। बताया था ना यार, मैथ्स कमजोर है यार, बताया था, भूल जाते हो। ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, ठीक है, करोड़ों से भी ज्यादा हो गए तो, ठीक है, समझ रहे हो? समझ गए? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, मेनी सेल्स, ठीक है, इन्फिनिटी तो नहीं होते, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो बेटा इस कैटेगरी में और कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं? कौन सी कैटेगरी मैम? कौन सी कैटेगरी? मेनी सेल्स। बहुत सारे सेल्स किसकी बॉडी में होते हैं? तो बेटा अगर हम बात करें किसकी, इफ वी टॉक अबाउट प्लांट्स जो हैं वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टीसेल्युलर? मैम इतने बड़े बड़े प्लांट्स हैं, इतने बड़े बड़े ट्रीज हैं, एक सिंगल सेल से थोड़ी बने होंगे, बहुत सारे सेल से बने होंगे। वेरी गुड। तो जो प्लांट्स हैं वो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अगर हम एनिमल्स की बात करें वो भी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। एनिमल्स में अगर हम बात करें बेटा तो ह्यूमन बीइंग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ह्यूमन बीइंग्स क्या है बेटा? अपने आप को ज्यादा कुछ मत समझना कि हो हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं। बेटा हम एनिमल ही हैं, एनिमल है, बस थोड़े से दिमाग वाले एनिमल्स हैं जो अपना काम वाम खुद कर लेते हैं, थोड़ा बतिया लेते हैं, नाच गाना कर लेते हैं, और कुछ खास नहीं है हम में, मतलब हम हैं खास, बट हम हैं एनिमल्स ही। आपको पता है जो हमारे मैक्सिमम जो फंजाई हैं, मैं ये नहीं बोल रही सभी, बट यस हमारे जो मैक्सिमम फंजाई होते हैं वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। जो भी बातें अभी तक हमने डिस्कस करी हैं, क्या ये छोटी मोटी बेसिक बातें आपको समझ आ गई हैं? क्या ये बातें क्लियर हो गई हैं? अगर इतनी बात मेरी समझ आ गई है तो एक बारी फटाफट से कमेंट में #CH कर देंगे। CH का मतलब है क्लियर है। अभी तक जो भी बातें करी हैं, क्या वो सभी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई हैं? जल्दी से बता देंगे, ठीक है, जल्दी बताओ। ये आप सोच रहे होगे मैम ये बेसिक क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा एनसीईआरटी खोल रखी है ना, एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ में आखिरी की 2 लाइनों में ये चीजें लिखी हुई हैं। एनसीईआरटी खोल लो, एनसीईआरटी खोल लो बेटा, चैप्टर सेल वाला निकाल लो, पहले पैराग्राफ में ही ये सब बातें डिस्कस करी है वहां पे, ठीक है। मिल जाएगा बेटा तुमको ये टर्म्स, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर मिल जाएगा वहां पे। मिल गया? देखो चेक करके बताओ लिखा है कि नहीं लिखा है वहां पे एनसीईआरटी में। ये सब बिल्कुल लिखा है ना, मैंने बोला ना लिखा है। चलो जी ठीक है। अब मैम चलो ये तो समझ आ गया कि समोसा सिंह यानी कि हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से बना है, ऑर्गन टिश्यूज से बने हैं, टिश्यू सेल से बना है। हम क्या है बेटा? हम तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है ना, हम तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। अगर हम समोसा सिंह की बात करें जो कि ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन बीइंग है, बट अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मैम व्हाट अबाउट अदर ऑर्गेनिजम्स? व्हाट अबाउट अदर ऑर्गेनिजम्स जिनके पास केवल एक सेल है? उनके पास तो हमारी तरह आई और नोज, आईज नहीं है, नोज नहीं है, स्टमक नहीं है ना, उनके पास तो हमारी तरह लिवर नहीं है, पेनक्रिया नहीं है, तो उनकी बॉडी में सब कैसे होता होगा ये सब? ठीक है। अगर तुम्हें याद हो हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ा था और वहां पे हमने अमीबा के न्यूट्रिशन के बारे में बात करी थी। आपको याद है कैसे एक सिंगल सेल वाला अमीबा केपेबल है अपना खाना, वो कैसे खाता है, खाने के बाद कैसे उसको यूटिलाइज करता है, यूटिलाइज करने के बाद कैसे उसको निकाल देता है। तो बेटा अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की, यूनिसेल्यूलर का मतलब हम समझ चुके हैं बेटा, अभी हमने समझा। यूनिसेल्यूलर मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल। बार बार रिपीट नहीं करना ना, बार बार रिपीट थोड़ी करते रहेंगे अब यही चीज। मेड अप ऑफ सिंगल सेल, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केवल एक सिंगल सेल से बने हैं। फटाफट से यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फटाफट से यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं किसकी, अमीबा की।
अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, बड़ा ही नालायक है, बड़ा ही नालायक है। नालायक क्यों है? नालायक इसलिए कि बार बार अपनी शेप चेंज करता रहता है, तो कैसी भी शेप बना दो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी देर में तो बदल ही जाएगी। तो अगर हम इस अमीबा की बात करें, है ना, अगर मैं इस अमीबा की बात करूं, अमीबा का सेल मान लो कुछ इस तरीके का है, मान लो ये उसका क्या है, ये मान लो उसका न्यूक्लियस है। अब इस सिंगल सेल की अगर हम बात करें, अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मैंने उसका एक सिंगल सेल बना दिया, अब इस एक सिंगल सेल में भाई सब कुछ है, अलग अलग सेल ऑर्गेनेली हैं, इस तरीके से ER होगा, यहाँ पे इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यहाँ पे गोल्जी बॉडी होगी, इस तरीके से यहाँ पे इसका वैक्यूल होगा जिसमें फूड वगैरह डाइजेस्ट होगा, है ना, यहाँ पे इसकी न्यूट्रिशन की प्रोसेस चल रही है, ये रेस्पिरेशन भी कर लेता है ना, ये डायरेक्ट बाहर से इस तरीके से ऑक्सीजन ले लेता है और यूज करने के बाद जब रेस्पिरेशन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है। तो भाई इसका एक सिंगल सेल ही क्या है, काफी है। एक कोई भी अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो उस एक सिंगल सेल में सारी एबिलिटीज हैं। ये एक सिंगल सेल क्या है, केपेबल है। केपेबल मतलब कर सकता है क्या, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर मतलब इसके केमिकल रिएक्शंस वगैरह और सारी प्रोसेसेस ये सिंगल सेल की मदद से कर लेगा। अपने एसेंशियल फंक्शंस जो होते हैं टू सर्वाइव, सर्वाइव करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो एक सिंगल सेल से ही परफॉर्म हो जाते हैं। अ सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शंस टू सर्वाइव। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे a single cell is capable of performing all essential functions to survive। ठीक है, ये क्या कर सकता है, अपने सारे के सारे फंक्शन खुद परफॉर्म कर सकता है। अब अमीबा ऐसा नहीं है, अरे वो रेस्पिरेशन करनी थी, रुक जा मम्मी से पूछ के आता हूँ, मम्मी मैं रेस्पिरेशन कर लूं। नो, वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना रेस्पिरेशन भी करता है, वो खाना भी खाता है, खाना खाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको भी निकाल देता है, एक्सक्रीशन भी करता है, सब होता है बेटा उसकी बॉडी में। ठीक है, सब होता है उसकी बॉडी में। मैम मेरा 10 सेकंड स्लो चल रहा है, क्या करूं? बेटा वो एक्चुअली में 10 सेकंड लेट होता है ना। हम लाइव क्लास देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है टाइम लगेगा बेटा, आपको लाइव टेलीकास्ट होने में टाइम तो लगेगा ना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है मैम यूनिसेल्युलर सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा बैक्टीरिया अगर हम बात करें मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, बट कुछ एक्सट्रीम केसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। ठीक है, हम आगे आने वाले टॉपिक्स में इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज पहली सीढ़ी पे कदम रखा है, कल दूसरी, फिर तीसरी, चौथी। छलांग नहीं लगानी है बेटा, आज तो मैम फर्स्ट स्टेप से सीधा छलांग मारेंगे, मैम 7th सीढ़ी पे पहुंच जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। हमें स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखनी और समझनी है। ठीक है, चलो ठीक है। अ सिंगल सेल इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल एसेंशियल फंक्शंस टू सर्वाइव। तो इस एक सिंगल सेल से सारी प्रोसेसेस हो जाती हैं। अब बेटा थोड़े सेल की डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। तुम छोटी क्लासेस में 8th 9th में पढ़कर आए हो, मुझे पता है, तो ज्यादा तुम्हें नहीं पकाऊंगी ये सब बातें बता के याद दिला के, बट छोटी मोटी चीजें हैं बेटा वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया था बेटा? सेल को 1665 में 1665 में जो था बेटा, रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या किया था? डिस्कवर किया था। सबसे पहले कोई जो बात पता चली कि अच्छा भाई सेल नाम की भी कोई चीज होती है, तो इस चीज को डिस्कवर किसने किया बेटा? रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो टर्म दिया सेल, उन्होंने ही दिया था। अब देखो भाई, मेरा नाम समृद्धि है, मेरा नाम मेरे पिताजी ने रखा कि भाई तुम समृद्धि के नाम से कहलाई जाओगी, है ना,
तुम्हें लोग सेल के नाम से जानेंगे। तो वैसे बेटा तुम्हारा भी कुछ नाम होगा, है ना। जैसे अभी हमने इसका नाम रखा, भाई तुम समोसा सिंह के नाम से जाने जाओगे, तो इसका नाम मैंने रखा समोसा सिंह, मैंने नाम दिया इसको। तो वैसे ही भाई सेल को सेल बोलेंगे, सेल को सेल बोलेंगे। ये जो टर्म था, ये टर्म किसने दिया बेटा, ये टर्म सेल, ये जो टर्म था सेल, ये किसने दिया, ये रॉबर्ट हुक ने दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये सेल नाम पड़ा कैसे, जब पहली बारी इन्होंने कॉर्क के सेल को ऑब्जर्व किया था। अगर आपको याद हो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऑब्जर्व किए थे कॉर्क के सेल्स, ऑब्जर्व्ड कॉर्क सेल्स। कॉर्क सेल्स, कॉर्क क्या होता है बेटा, कॉर्क बेसिकली जो प्लांट की बार्क होती है, अब भाव वाली बार्क नहीं बेटा, एक बहुत बड़ा सा ट्री है, उसकी स्टेम है, स्टेम का जो बाहर वाला हिस्सा होता है, जिसको हम हिंदी में छाल बोलते हैं, वो बार्क के नाम से जानी जाती है, बार्क ऑफ द ट्री। बार्क ऑफ द ट्री में बाहर की तरफ जो लेयर होती है ना सेल्स की, उसको हम कॉर्क बोलते हैं। आउटर लेयर ऑफ सेल्स ऑफ बार्क ऑफ द ट्री, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम वो बोलते हैं कॉर्क। तो उन्होंने कॉर्क के सेल्स को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। एंड जब उन्होंने सेल्स को ऑब्जर्व किया तो उनको डब्बे 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 दिखाई दिए। और वो डब्बे 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 सेल्स जो उनको जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, उनको उन्होंने नाम दिया सेल, उनको उन्होंने नाम दिया सेल्स। बट अनफॉर्चुनेटली वो सारे सेल्स कैसे थे, मरे हुए थे, वो डेड सेल्स थे। वो क्या थे, डेड सेल्स थे। तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था। उसके बाद बेटा लगभग 9 साल बाद, कब 1674 में एंटनी वैन ल्यूवेनहुक, इतना कठिन नाम काहे रखे हो, तुम्हारे पिताजी को तुमसे प्यार नहीं था क्या, इतना कठिन नाम, एंटनी वैन ल्यूवेनहुक। हुक बड़ा चल रहा था लग रहा है उस टाइम पे सभी बच्चों के नाम पे, हुक है ना। चलो, एंटनी वैन ल्यूवेनहुक क्या किया बेटा, लगभग 9 साल बाद ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट टू डिस्क्राइब, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सॉ एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन टू सॉ एंड डिस्क्राइब अ लिविंग सेल। तो पहली बारी किसी लिविंग सेल को किसने ऑब्जर्व किया, सॉ मतलब ऑब्जर्व लिख दो यहां पे, टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब अ लिविंग सेल। तो पहली बारी किसी लिविंग सेल को किसने डिस्क्राइब किया, पहली बार किसी लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने, एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने, इनकी भी स्टोरी बता देती हूँ। ये बाहर गए थे पार्क में इनको एक पॉन्ड दिखा, पॉन्ड में से पानी इकट्ठा करके ले आए। उसके बाद उन्होंने एक ड्रॉप ली, माइक्रोस्कोप के नीचे रखी, तो उन्हें देखा अरे भाई ये क्या हिल रहा है, ये कुछ मूव कर रहा है, तो लिविंग था। तो वो बेसिकली ग्रीन कलर की एक एल्गी थी जिसका नाम स्पाइरोगायरा था। स्पाइरोगायरा के सेल्स उन्होंने क्या किए थे, ऑब्जर्व किए थे। तो बेसिकली स्पाइरोगायरा बेसिकली एक तरीके की ग्रीन एल्गी थी, उसके सेल्स को इन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, ठीक है। चलो जी, उसके बाद भाई देखो बहुत सारी चीजें हैं, हिस्ट्री में घुस गए तो हिस्ट्री में घुसते चले जाएंगे, ऑब्वियस ही बात है, हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम बात करें रॉबर्ट हुक के बाद एंटनी वैन ल्यूवेनहुक, रॉबर्ट ब्राउन वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कहा कि देखो भाई न्यूक्लियस भी होता है सेल के अंदर, क्या तुम नाच रहे हो, सेल मिल गया, देखो सेल के अंदर भी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, ऑब्जर्व या हम बोल सकते हैं डिस्कवर किया, किसको, न्यूक्लियस को। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ऑब्जर्व किया सेल के अंदर न्यूक्लियस को। तो आपको पता है ना बेटा, ये हमारा सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, डिस्कवर किया था।
ठीक है, चलो जी 1831 में, ठीक है, कब? 1831 में, ठीक है। तुम भी कुछ डिस्कवर कर लो यार, है आलसियों, आलसियों बेटा, ठीक है, समझ गए? यस, इन्होंने ऑर्किड के रूट्स को ऑब्जर्व किया था, ठीक है, और इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, याद रहेगा बेटा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा, चलो। अब बेटा जैसे जैसे ना इंप्रूवमेंट होती चली गई, जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होती चली गई, हमारे साइंस ने तरक्की करी, हमने तरक्की करी, हमारा चीजों को पढ़ने का समझने का तरीका बदलता गया, है ना, हमारे माइक्रोस्कोप्स क्या होते गए, इंप्रूव होते गए, तो उस तरीके से बेटा हमारी सेल के बारे में जानकारी भी बढ़ती चली गई। अब तो अलग अलग तरीके के माइक्रोस्कोप्स देखो पाए जाते हैं, पहले जमाने में तो बिल्कुल ही अलग तरीके के माइक्रोस्कोप्स वगैरह होते थे, ठीक है, तो बेसिकली अलग अलग तरीके के माइक्रोस्कोप्स बने और एडवांसमेंट होती गई, तो हमें सेल के बारे में पता चलता गया, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम किससे बने हैं, डीएनए से बने हैं, अच्छा जी, और क्या है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, ये सब चीजें हमें डिटेल्ड स्टडी करने के लिए हमें बहुत ही हाई एंड माइक्रोस्कोप चाहिए। तो बेटा देखो ये सबसे सस्ता सा एक माइक्रोस्कोप आता है, अमेज़न पे जाओगे तो यार 4-5-6 हजार का बहुत ही आराम से ये मिल जाएगा, कुछ भी नहीं होता बेटा, इसमें बहुत ही बेसिक लेंस लगे होते हैं और ये आपको छोटी मोटी चीज को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता है, तो बहुत ज्यादा चीजें आपको इसमें नहीं दिखेंगी, थोड़ी बहुत चीजें आपको दिख जाएंगी। इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं, इसको बिजली की भी जरूरत नहीं है, सस्ता सा मटेरियल है, कोई बहुत ज्यादा महंगी चीज नहीं है। उसके बाद बेटा आपको देखोगे तो ज्यादातर आपके स्कूल्स में यही होंगे, हमारे स्कूल्स में भी यही थे, हम भी गरीब थे, ठीक है, हमारा स्कूल भी गरीब था, ठीक है। उसके बाद बेटा जब मैं कॉलेज में गई तो हमको पहली बार इस तरीके के लाइट माइक्रोस्कोप देखने को मिले, ये बिजली से चलता था, यहाँ पे एक बल्ब लगा था, बल्ब में से लाइट निकलती थी, लाइट यहाँ पे पड़ती थी जाके, और यहाँ पे जो भी सैंपल रखा होता था वो जगमगा उठता था बिल्कुल, यहाँ से हम उसको देखते थे, इसको आईपीस बोलते हैं, यहाँ से उसको देखते थे तो वाह 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 वो एकदम बड़ा होके दिखता था। तो इस तरीके के लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं, इसमें लाइट लगी होती है, ठीक है, तो बेसिकली लाइट पड़ती है हमारे सैंपल पे, उसको लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं। बट फिर क्या हुआ बेटा, एडवांसमेंट, ठीक है, ठीक है, एडवांसमेंट जैसे कि भाई ये, फिर बेटा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बने, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इज्जत देते हैं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, है ना, क्योंकि इनकी वजह से ही हम डिटेल स्टडी कर पाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो भाई अब ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, बहुत ही ना कम शब्दों में बताने की कोशिश करूंगी भाई, ये बहुत बड़े होते हैं, ये आपको लग रहा होगा ये पूरी की पूरी एक टेबल है, इससे भी बड़ी, इस बोर्ड से भी बहुत बड़ी टेबल है ये, और उस बहुत बड़ी टेबल के ऊपर अच्छा खासा ये 4-5 फुट का 6 फुट का इतना बड़ा एक इक्विपमेंट जो रखा हुआ है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। यहाँ पे बेटा स्क्रीन लगी होती है, तो जो भी आप सैंपल इसके नीचे रखते हो, यहां से उसमें अंदर एक सिस्टम, एक मशीन होती है जो उसके ऊपर जोर से इलेक्ट्रॉन मारती है, इलेक्ट्रॉन जाके क्या होते हैं बेटा, उस सैंपल से टकराते हैं, एंड सैंपल से वो टकराते हैं तो एक पिक्चर बनती है, स्क्रीन पे आती है, और उससे उसकी मदद से हम क्या करते हैं, चीजों की डिटेल स्टडी करते हैं। तो अगर हमको डिटेल्ड स्टडी करनी है ना, डिटेल्ड स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो वो किसकी मदद से की जाती है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से की जाती है। अब मुझे ये तो पता है कि मेरा सेल जो है, मुझे ये तो पता है कि मेरा जो सेल है वो किससे बना है, वो अलग अलग चीजों से बना है, वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी है, वो कैसी दिखती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखती हूँ। एक बच्चा यहाँ पे पूछ रहा है मैम ये एग्जाम में आएगा, भाई देखो एनसीईआरटी के अंदर अगर कोई लाइन लिखी है तो वो बिल्कुल आ सकती है एग्जाम में। हमारे नीट का पेपर देखा है ना तुमने, नहीं देखा, देखना आज जाके, ठीक है। और तुम्हें बात हर कोई टीचर ये बोलेगा बेटा, सिर्फ मैं नहीं बेटा, मैं नहीं, ये हर टीचर तुमको ये बोलेगा कि भाई बायोलॉजी में एनसीईआरटी के अलावा से कहीं बाहर से नहीं, सेम चीज है। मैम ये कहाँ लिखा है, अरे भाई एनसीईआरटी में लिखा है यार, जो भी तुम्हारा व्हाट इज सेल वाला पैराग्राफ है उसमें आखिरी लाइन देखो, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में लिखी हुई है,
ठीक है, जिन बच्चों ने अपनी एनसीईआरटी खोली हुई है वो इस बात से एग्री करेंगे कि यस मैम ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैंने बस तुम्हें फोटो दिखा दी और कुछ नहीं है, क्योंकि जब हम फोटो देखते हैं तो चीजें दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है, चीजें दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है, क्या रॉक में सेल होते हैं? नहीं भाई, रॉक सेल से नहीं बनी होती। पत्थर में जान थोड़ी है भाई, वो लिविंग थोड़ी है। नहीं बेटा, वो लिविंग नहीं है। पत्थर ईट क्या है बेटा? ये मिट्टी, सॉइल, ये क्या है बेटा? नॉन लिविंग है, इनमें सेल नहीं होता। ठीक है ना? देखो बच्चों ने कर दिया यस मैम, लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है बेटा एनसीईआरटी में। चलो एक पोल करते हैं, है ना, पोल करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन आंसर देता है इन क्वेश्चन का। डैश वॉज फर्स्ट टू सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लिविंग सेल। तो बेटा कौन था ऐसा पहला इंसान जिसने पहली बारी एक लिविंग सेल को देखा और डिस्क्राइब किया? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, एंटनी वैन ल्यूवेनहुक, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो बहुत ध्यान से रीड करना है बेटा क्वेश्चन को। यहां पे एम्फेसाइज किया गया है किस पे? लिविंग पे। यहां पे एम्फेसाइज किया गया है लिविंग पे। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, एंटनी वैन ल्यूवेनहुक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बेटा इज्जत बचा लेना, अभी अभी पढ़ा है तुमने, ठीक है? चलो बहुत इजी क्वेश्चन है यार। ऐसे वाले क्वेश्चंस को हम पता है क्या बोलते हैं? ऐसे वाले क्वेश्चंस को हम बोलते हैं हलवा क्वेश्चन। हलवा क्वेश्चन, दिस इज अ हैशटैग HQ। हलवा क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। एंटनी वैन ल्यूवेनहुक। मैम ये आप कैसे याद रखते हो? ये तो बहुत ही कठिन है मैम, बहुत ही कठिन है मैम। ये रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, एंटनी वैन ल्यूवेनहुक सब एक जैसा लगता है। देखो बेटा मैंने कैसे याद रखा था, देखो लिविंग सेल याद रखना है ना, लिविंग सेल। तो लिविंग में भी एल आता है, लिविंग में भी यहां पे क्या आता है बेटा? एल आता है, और ल्यूवेनहुक में भी एल आता है। तो एल जो है वो कॉमन टर्म है, तो इस तरीके से ट्रिक बना लो, है ना। एल जो है वो कॉमन है, ट्रिक बना लो। ल्यूवेनहुक में भी एल और लिविंग में भी एल, तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन सी। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। देखते हैं भाई कितने बच्चों ने आंसर दिया। सिर्फ 75% बच्चों ने आंसर दिया। अरे यार कम से कम 90% बच्चों को आंसर देना चाहिए था बेटा यहाँ पे। ठीक है, अब नहीं भूलना आगे से, अब नहीं भूलना आगे से। ठीक है, देखते हैं। आदित्य, दिव्यांशी, ऋषिका, अंजलि, साक्षी, खुशी, आकृति, आंचल, मधु, विराट, वेरी गुड। ठीक है, आगे चले। आज्ञा है आपकी, है भाई। सैम स्क्वाड, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है पढ़ने में? इंटरेस्ट बन रहा है? आज तो बहुत सिंपल सी क्लास है यार, आज तो मजा आएगा ही। आंसू तो तुम्हारे बेटा तब निकलेंगे जब प्लांट एनिमल किंगडम पढ़ोगे। मैम डरा रहे हो? नहीं डरा ही नहीं रही यार, मैं नहीं डरा रही, मैं नहीं डराती बच्चों को, छोटे मोटे मासूम बच्चों को नहीं डराती मैं। शैतान बच्चों को डराने में मजा आता है, ठीक है, जो परेशान करते हैं। चलो भाई, अब यहाँ पे हमारा टॉपिक है सेल थ्योरी। सेल के बारे में बहुत ही बेसिक बात कर ली भाई। सेल क्या है? सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक सेल हो सकता है, बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं, सेल फंक्शन परफॉर्म करता है ना। सेल की डिस्कवरी के बारे में बात कर लिया। थोड़ी सी हिस्ट्री और हमें यहाँ पे जाननी है सेल थ्योरी के बारे में। सेल जो थ्योरी है बेटा वो 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी। ठीक है, इसमें क्या थे? इसमें 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। इसमें 3 साइंटिस्ट क्या थे? इन्वॉल्व थे। इन तीनों साइंटिस्ट ने बेटा अपने अलग अलग टाइम पे इंडिपेंडेंटली काम किया और अपनी अपनी बातें आगे रखी। इन तीनों की बातें सुनी गई और इन तीनों की बातों को कलेक्टिवली मिला के नाम दिया गया सेल थ्योरी। क्या नाम दिया गया भाई? इनकी कलेक्टिव इनकी बातों को इनको नाम दिया गया सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी में क्या था भाई? 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। कौन इन्वॉल्व था? 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। पहले साइंटिस्ट का नाम था मैथियस श्लाइडन। मैथियस श्लाइडन, इन्होंने बेटा 1838 में एक बात कही। अच्छा ये क्या थे ना? एक बॉटनिस्ट थे। ये ना एक बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट का मतलब समझते हो?
पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते थे, रिसर्च करते थे, यानी कि प्लांट्स की स्टडी करते थे। बॉटनिस्ट मतलब प्लांट की स्टडी करते थे। तो इन्होंने बेटा 1838 में एक बात कही कि देखो भाई, जितने भी प्लांट्स होते हैं या प्लांट के जितने जितने पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रूट है, स्टेम है, लीफ है, ये सब सेल से बने होते हैं। ये बात इन्होंने कह दी कब? 1838 में। उसी टाइम पे एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थियोडर श्वान। थियोडर श्वान। मुझे एक तो ये नहीं समझ आता भाई, इतने मुश्किल नाम रखने क्यों है बच्चों के? क्यों रखने हैं इतने मुश्किल नाम? अरे यार, इसका नाम रख देते जैसे कि थियोडर की जगह कुछ मतलब रख देते यार, फनी हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, ठीक है, इसका नाम रख देते कुछ भी यार। श्वान क्या है? आम रख देते, पकोड़ा रख देते, कुछ भी रख देते यार। ये थियोडर श्वान कैसा नाम है? चलो भाई कोई नहीं, पढ़ना पड़ेगा, भाई साहब का नाम है तो खराब नहीं कर सकते। इन्होंने बड़े अच्छे आदमी थे वैसे तो। ये वैसे तो क्या थे बेटा? वैसे तो एक जोलॉजिस्ट थे। ये एक जोलॉजिस्ट थे। जोलॉजिस्ट का मतलब एनिमल्स के बारे में स्टडी करते थे, है ना। थॉमस रख देते, सही बात है, बच्चे ने नाम दिया है, थॉमस रख देते। ठीक है, चलो भाई, अब है तो है, अब जो इनका नाम वही पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो थियोडर श्वान नाम के एक साइंटिस्ट हुए, ये एक जोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ना बहुत सारी डिस्कवरीज करी थी। डिस्कवरी यानी इन्होंने बहुत सारी चीजों को पता लगाया था। अब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो वहां पे आप देखोगे भी, उन चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इस बात की बात करते हैं कि इन्होंने क्या कहा। 1839 में थियोडर श्वान ने कहा कि भाई जितने भी एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स नहीं, जितने एनिमल्स होते हैं वो सभी के सभी एनिमल्स सेल से बने होते हैं, और उन एनिमल्स के अंदर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, जैसे कि उनके ऑर्गन्स वगैरह हैं, वो भी सेल से बने हैं। ठीक है, तो 1839 में कहा कि जितने भी एनिमल्स हैं वो 1838 में कहा जितने भी प्लांट्स हैं सब सेल से बने हैं, जितने भी एनिमल्स हैं सब सेल से बने हैं। तो ये बात इन्होंने बोल दी। इसके अलावा ना थियोडर श्वान, अच्छा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम कौन बॉटनिस्ट था कौन जोलॉजिस्ट था। बेटा देखो, श्वान से क्या याद आ रहा है? श्वान से एनिमल याद आ रहा होगा तुमको। स्वान एक एनिमल, एक बर्ड नहीं होती है? बर्ड होती है, हाँ ना। स्वान नहीं होती है बेटा जो पानी में होती है, पानी में सफेद रंग का हंस। आहा, हंस, हंसनी, हंस। ठीक है, तो बेटा स्वान जो होता है कितना सुंदर सा होता है, याद आ गया मुझे। तो एनिमल होता है ना भाई, स्वान क्या है? एनिमल है। अब जो एनिमल की स्टडी करेगा उसको जोलॉजिस्ट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, है ना। तो बस जोलॉजिस्ट है। इसके अलावा बेटा थियोडर श्वान ही ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने ये बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम की एक बाउंड्री भी होती है सेल के बाहर। सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम की कोई चीज होती है। इन्होंने ये भी बताया कि जो हमारे प्लांट सेल होते हैं उनके बाहर एक सेल वॉल भी होती है। ठीक है, तो इस तरीके की बातें, ठीक है, इस तरीके की बातें जो हैं इन्होंने बताई थी लोगों को। बट उसमें से अभी जो महत्वपूर्ण बात है सेल थ्योरी से रिलेटेड वो ये है कि इन्होंने लोगों को ये बताया जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं। चलो, उसके बाद एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था रूडोल्फ वर्च्यू। क्या नाम था भाई? इनका नाम था रूडोल्फ वर्च्यू। रूडोल्फ वर्च्यू आए उठ के आराम से 1855 में। अरे भाई सुनो सुनो सुनो, श्वान और स्लाइडन मेरी बात सुनो। 1855 में ये आए और इन्होंने कहा देखो, इनकी भाषा थी कौन सी? इनकी भाषा थी लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज में इन्होंने डायलॉग मारा। लैटिन लैंग्वेज में इन्होंने एक डायलॉग मारा और डायलॉग क्या था? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। मैम कौन सी भाषा बोल रहे हो यार? बेटा मैं नहीं बोल रही, इन्होंने बोला था। ठीक है, इन्होंने बोला था। इन्होंने एक टर्म, एक लाइन बोली, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। अब ई का है वे? ई का है? ई का है? व्हाट इज दिस? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला क्या है? इन्होंने लैटिन लैंग्वेज में एक लाइन कही। इस लाइन का मतलब ये था कि जितने भी हाँ, इस लाइन का मतलब ये था कि जितने भी सेल होते हैं वो किससे बने हो, सॉरी, जितने भी सेल्स होते हैं वो कहां से आते हैं? जब पिछले वाले प्री एग्जिस्टिंग सेल क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्या 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 क्या? देखो, इन्होंने कहा
इन्होंने कहा, समझ रहे हो बेटा, ये इसकी ट्रांसलेशन क्या है, इसकी ट्रांसलेशन ये है, ऑल सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका कहने का मतलब ये था कि जब पुराने वाले सेल्स डिवाइड करते हैं तो नए सेल्स बनते हैं। देखो इसको ऐसे समझेंगे, मान लो ये एक सेल है, ये सेल कहां से आया, ये सेल कहां से आया भाई, जब इस वाले पुराने वाले सेल ने डिवाइड किया होगा तो ये बना होगा। तो भाई ये कहां से आया भाई, जब इस वाले सेल ने डिवाइड किया होगा तो ये सेल बना होगा। ये कहां से आया भाई, इससे पुराने वाला जो पहले से सेल था जब उसने डिवाइड किया होगा तो ये बना होगा। भाई ये कहां से आया, अरे भाई जब इसने डिवाइड किया होगा तो नए सेल बने होंगे तो ये बना होगा। समझ रहे हो? तो जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जब डिवाइड करते हैं तो नए सेल बनते हैं। अब जब नए सेल डिवाइड करते हैं तो और नए सेल्स बनते हैं, वो वाले सेल्स डिवाइड करते हैं तो और नए सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यू सेल्स हैं ये कहां से आए, जब प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ने डिवाइड किया। तो ये क्या है बेटा, हम इनको अगर बोल दें कि ये क्या है, ये न्यू सेल्स हैं, तो ये न्यू सेल्स कहां से आए, ये नए सेल्स कहां से आए, जब प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ने क्या किया होगा, डिवाइड किया होगा। जब प्री एग्जिस्टिंग, प्री मतलब पहले से, एग्जिस्ट कर रहे, पहले से ही एग्जिस्टिंग सेल्स ने जब डिवाइड किया होगा तो वो नए सेल्स बने होंगे। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स क्या होंगे, डिवाइड करेंगे तो नए सेल्स बनेंगे। ठीक है, हो गया बेटा, ये बात समझ आ गई है। चलिए आगे चलते हैं। तो बेटा सेल थ्योरी कुल मिला के इन्होंने दो पॉइंट्स मतलब 3 जनों ने मिलके बाद में ये क्या हुए, ऐड हुए। तो बेटा हम ये समझ गए हैं, वैसे तो सेल थ्योरी मेनली पहले 2 जने इन्वॉल्व थे, बाद में इन्होंने क्या किया, मॉडिफाई किया। रूडोल्फ वर्चू ने क्या किया बेटा, मॉडिफाई करा सेल थ्योरी को या फिर एक्सटेंड किया। इन्होंने अपनी सेल थ्योरी दे दी थी मिला के, बट उसके बाद 1855 में क्या किया, ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी, मॉडिफाइड या फिर एक्सटेंडेड द सेल थ्योरी। इसको याद रखेंगे, मॉडिफाइड या फिर एक्सटेंडेड सेल थ्योरी। तो अब सेल थ्योरी के जो 3 पॉइंट्स हैं उनको 2 पॉइंट्स में कंसाइज कर दिया गया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आप ना देखो, हम पहले प्लांट की बात कही श्लाइडन ने, एनिमल्स की बात कही श्वॉन ने। तो प्लांट और एनिमल क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो सेल थ्योरी ये कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से बने हैं, या फिर जो भी बॉडी पार्ट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वो सेल से बने हैं। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। प्रोडक्ट ऑफ सेल मतलब सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है या तो वो सेल से या प्रोडक्ट ऑफ सेल से बना है, और जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल जब डिवाइड करते हैं तब बनता है। आई लव यू मैम, थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है, अभी तो बहुत पढ़ना है, समझना है, एक दिन में प्यार में नहीं पढ़ते हैं बेटा, ऐसे गलत बात है। ठीक है, चलो अब सुनो मेरी बात। क्वेश्चन आ गया है, फटाफट से आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट एक्सटेंडेड या मॉडिफाइड सेल थ्योरी? जल्दी बताएंगे बेटा, कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया और उसमें अपनी बात ऐड करी? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने, या फिर रूडोल्फ वर्चू ने? टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट। अभी पढ़ा है, अभी समझा है, तो गलती तो नहीं करनी है बेटा बिल्कुल भी। बहुत ही इजी है, हलवा क्वेश्चन है वैसे तो, बट चलो कोई नहीं। टेक योर टाइम। क्या बात है, मुझे लग रहा है सारे के सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर देने वाले हैं, क्योंकि सभी बच्चों ने आंसर दिया है ऑप्शन डी, जो कि बिल्कुल हमारा सही आंसर है। देखते हैं देवी और सज्जनों, अरे 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 90% से बस थोड़ा सा ही रह गए बेटा, गलतियां नहीं होनी चाहिए यार। सेल थ्योरी को एक्सटेंड और मॉडिफाई किया था रूडोल्फ वर्चू ने 1855 में, इन्होंने ओमनिस सेलुला ई सेलुला कहा था। तो आंसर ऑप्शन डी होगा।
कुणाल, साहिल, सिद्धांत, दर्शील, साक्षी, सलीम, विराट, तबिया, अनुष्का, अर्पिता, सैम स्क्वाड, वेरी गुड, डूइंग वेरी गुड जॉब। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं किसकी, सेल के बेसिक स्ट्रक्चर की। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैम छोड़ दो, बस तुम्हारे मैक्सिमम 10 मिनट लूंगी बेटा एंड देन वी विल एंड टुडेस क्लास। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं पढ़ा रही कि हाय हमको तो पता ही नहीं मैम, हमने तो अभी सुना ही नहीं। बहुत ही सिंपल सी बेसिक से बात कर रहे हैं। अगर हम कोई भी टिपिकल सेल की बात करें तो सेल में एक्चुअली प्रेजेंट होता क्या है, हर सेल के पास क्या होती है, अपनी एक बाहर की बाउंड्री वॉल होती है। क्या बोलते हैं इसको, जल्दी से बताएंगे बेटा। मान लो मैंने यहाँ पे एक सेल बनाया है ना, मान लो मैंने यहाँ पे एक सेल बनाया है, तो हर सेल की अपनी क्या होती है, एक बाउंड्री वॉल होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। इस मेम्ब्रेन को, इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी से बताएंगे, वेरी गुड, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बहुत जगह पे सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ये हर सेल में होती है बेटा, हर सेल में होती है, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे हमारा एनिमल हो, चाहे प्लांट का सेल हो, ठीक है, चाहे हमारा बैक्टीरिया का सेल हो, चाहे फंजाई का सेल हो, चाहे एल्गी का सेल हो, हर सेल के बाहर एक बाउंड्री होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। बट कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें इसके अलावा एक और बाहर की तरफ लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। जैसे कि बेटा हम प्लांट और एनिमल को अगर यहाँ पे कंपेयर करें, अनियन पील सेल किसका एग्जाम्पल है बेटा, अनियन पील, यानी कि जो प्याज का जो छिलका होता है, प्याज का जो छिलका होता है बेटा, वो प्लांट सेल का एग्जाम्पल है या एनिमल सेल का। अरे मैम कैसा मजाक कर रहे हो, अनियन प्लांट का होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अनियन प्लांट है, तो यहां पे मैं लिख दूंगी ये एक प्लांट सेल की हम बात कर रहे हैं, एक टिपिकल प्लांट सेल। ठीक है, अनियन पील क्या है, एक टिपिकल प्लांट सेल है, क्योंकि हमेशा हम इसी की बात करते हैं। कहीं पे भी अगर हमको सेल बनाने होंगे तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट अनियन पील सेल ओनली। एक टिपिकल प्लांट सेल का एग्जाम्पल है। देखो बेटा मैंने यहाँ पे क्या बनाया, मैंने यहाँ पे बनाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ पे मैं पीएम लिख रही हूँ, ठीक है, चलो जी। वैसे एनिमल सेल में अगर हम ह्यूमन चीक सेल की बात करें तो ह्यूमन चीक सेल क्या है, ह्यूमन चीक सेल हमारा एक एनिमल सेल का एग्जाम्पल है। एनिमल सेल, ह्यूमन चीक सेल, ह्यूमन मतलब हम, चीक मतलब हमारे गाल, गुगली वुश, ठीक है। अब चीक, ये चीक है, हमारे गाल है। अब इसी गाल को मैं अंदर से, यहां से, ठीक है, जोक सपाट, अगर मैं इस चीक के अंदर से बेटा थोड़ा सा स्क्रैच कर दूं, है ना, तो यहाँ पे अंदर सेल होते हैं, वो निकल जाते हैं बहुत इजीली एंड हम उनको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ह्यूमन चीक सेल, हमारे इनर चीक की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर हम उनकी बात करें तो एनिमल सेल है हमारे पास। इनके पास भी क्या होगी बेटा, हमारी बॉडी का सेल है तो ऑब्वियस सी बात है बाहर की लेयर होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। क्या डिफरेंस है बेटा, यहां पे भी न्यूक्लियस होगा, यहां पे भी न्यूक्लियस होगा, कुछ तो डिफरेंस होता है, कुछ तो डिफरेंस होता है। यस, डिफरेंस ये होता है बेटा कि जो प्लांट सेल होते हैं उनमें बाहर की तरफ एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन पाई जाती है, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है ना, दैट लेयर इज नोन एज सेल वॉल। दिस इज नोन एज सेल वॉल। और ये सेल वॉल यहां नहीं पाई जाती, यहां सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो यहां पे लिख देंगे सेल वॉल इज एब्सेंट। एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। और क्या क्या होता है, अगर हम एक टिपिकल सेल की, अगर हम किसी भी सेल की बात कर ही रहे हैं तो और क्या होता है सेल के अंदर, जल्दी बताएंगे, वेरी गुड। सेल के अंदर होता है मैम न्यूक्लियस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सेल के अंदर और क्या होता है बेटा, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने। यार न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है मैम, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, देखो 3D मॉडल देखते हैं। तुम मुझे बताना बेटा, मैं नहीं बताऊंगी, तुम बताना। देखो, अरे है ना,
ये आपको सेल दिख रहा है, दिस इज सेल। अब सेल के अंदर तुमको ये बीच में ये बड़ी सी बॉल जो दिख रही है, ये क्या है? ये गोल्डन कलर की या क्रीम कलर की या पीच कलर, जो भी कलर है भाई ये, है ना। ये जो तुमको बड़ी सी बॉल दिखाई दे रही है जो सेल के बीच में पड़ी हुई है, ये क्या है? ये क्या है बेटा? क्या है ये? वेरी गुड, ये न्यूक्लियस है। अब तुम ध्यान से देखोगे बेटा, न्यूक्लियस के अंदर भी तुमको ये धागे जैसा एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। न्यूक्लियस के अंदर, बाकी सब भूल जाओ, छोड़ दो अभी, तुम्हें न्यूक्लियस के अंदर ये क्या दिख रहा है बेटा? ये क्या है? ये गोल गोल, ये व्हाट डू यू थिंक, ये क्या है? अरे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। वेरी गुड, देखो बेटा ये पूरा सेल है ना, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। हर सेल के पास अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको बीच में या साइड में भी हो सकता है एक बहुत ही डेंस कलर की एक बॉडी दिखती है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होता है, सारी चीजों को कंट्रोल करता है। बट अगर हम न्यूक्लियस को भी ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होते हैं। अरे तुमको तो याद ही है बेटा, मेरा लेना देना इसके साथ अच्छे नहीं है, मेरे 3D मॉडल्स के साथ रिलेशंस, मेरी बात ही नहीं मानता है। तो ये जो है बेटा ये होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। वेरी गुड, जिन्होंने भी सही आंसर दिया। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो हमारा जो सारा DNA है वो न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? मेड अप ऑफ DNA, मेड अप ऑफ DNA। DNA की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये हो गया। और क्या होता है भाई? और क्या होता है? देखो यहां पे बहुत सारी जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है। क्या भरा होता है भाई? यहां पे ढेर सारा जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है। क्या बोलते हैं उसको? वेरी गुड, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं भाई? ये जो जेली लाइक सब्सटेंस यहां भरा होता है उसको हम बोलते हैं, यहां पे क्या है बेटा? बाकी सब चीजें किस में आ जाएंगी? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 2 थिंग्स। साइटोप्लाज्म 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म में आ जाता है हमारा जो फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड है ना, सेमी फ्लूइड जो है उसको हम साइटोसोल बोल देते हैं। और आ जाते हैं हमारे सेल ऑर्गेनेलीज, और आ जाते हैं हमारे सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। साइटोसोल क्या है? साइटोसोल सेमी या जेली फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। साइटोसोल वो जो यहां पे बेटा सारी जेली भरी हुई है, जो सारी फ्लूइड भरी हुई है, ठीक है, जेली फ्लूइड, वो सारा हमारा साइटोसोल हो गया साइटोप्लाज्म के अंदर। और उसके अलावा भाई याद करो यहां पे अलग अलग तरीके के इस तरीके से सेल ऑर्गेनेली है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइजोसोम है, वैक्यूल है, गोल्जी बॉडी है, ठीक है। अलग अलग तरीके के ऑर्गेनेलीज हैं जैसे कि राइबोसोम्स हैं। तो ये अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज हैं। सेल ऑर्गेनेलीज क्या करते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज हमारे सेल के अंदर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन सेल। ये क्या करते हैं? सेल के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके के सेल ऑर्गेनेलीज का नाम तुमने ऑलरेडी सुना होगा। तुमने अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज का नाम सुना होगा, जैसे कि हमारा ER है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, इन सब चीजों के बारे में सुना होगा। अब इन सेल ऑर्गेनेलीज को क्या किया गया है? अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे डिस्कस। थोड़ा हम सेल के अराउंड थोड़ी बेसिक बात कर रहे हैं तो उनके बारे में कर लेते हैं बात। क्लास खत्म, देखो बस 2 स्लाइड्स बची हैं, बस 2 स्लाइड्स बची हैं, कुछ नहीं। बेटा जब भी मैं सेल के बारे में बात करती हूं या आपने कभी सेल के बारे में सुना होगा तो आपको ना हमेशा ये चीज याद आती होगी, सेल ऐसा होता है, ठीक है।
बट सेल ऐसा भी हो सकता है, सेल ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, सेल ऐसा भी हो सकता है, सेल ऐसा, सेल की शेप ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, सेल की शेप इस तरीके की भी हो सकती है, ठीक है, सेल इस तरीके का भी हो सकता है। सेल में बहुत तरीके की शेप्स हो सकती हैं, तो अगर आपको लगता है कि सेल इस तरीके से राउंड होते हैं तो आप गलत हो। सेल इस तरीके से हमारे क्या हो सकते हैं बेटा, क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, सेल हमारे इस तरीके के बाइकॉनकेव शेप के भी हो सकते हैं, सेल हमारे इस तरीके से स्पिंडल शेप भी हो सकते हैं। ये हमारी मसल का सेल है, ठीक है, ये हमारा रेड ब्लड सेल है, ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं लेट्स से कॉलमनार एपिथेलियम है हमारा, ठीक है, कॉलम लाइक सेल्स होते हैं, इस तरीके से राउंड भी हो सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया भाई, याद करो ये किस चीज का डायग्राम है मैम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ने बहुत रुलाया था मैम 10th क्लास में, याद कर रहे हो बेटा, न्यूरॉन है, वो इस तरीके से इलोंगेटेड भी हो सकते हैं। याद करो बेटा, रिप्रोडक्शन चैप्टर में स्पर्म के बारे में पढ़ा था, वो इस तरीके से भी क्या हो सकते हैं, इलोंगेटेड भी हो सकते हैं, टेल वेल भी हो सकती है उनके पास। तो सेल में अलग अलग शेप्स पाई जाती हैं, ठीक है, और ये बेसिकली डिपेंड करता है कि वो फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं। तो हर सेल में अलग अलग तरीके की शेप पाई जा सकती है, जरूरी नहीं है कि हमारी बॉडी के सारे सेल एक ही शेप के हों। जैसे कि अगर हम बात करें किसकी, रेड ब्लड सेल्स की, रेड ब्लड सेल्स को बेटा इरेथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। फटाफट से एनसीईआरटी खोल लो बेटा, अलग से तुम देखोगे वहां पे एक डायग्राम बना हुआ है, उसी के नीचे लिखा हुआ है। इरेथ्रोसाइट्स क्या है बेटा, राउंड एंड बाइकॉनकेव, ठीक है, फटाफट से मार्क कर लो। इरेथ्रोसाइट्स कैसे होते हैं बेटा, राउंड एंड बाइकॉनकेव, ठीक है, राउंड और बाइकॉनकेव, कॉनकेव लेंस होता है ना बेटा, उस तरीके से क्या होती है, बाइकॉनकेव शेप होती है इसकी, ठीक है। हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, उनकी कोई बहुत ही फिक्स्ड शेप नहीं होती, इरेगुलरली शेप्ड होते हैं ना, एमीबॉइड, एमीबॉइड मतलब अमीबा जैसे, कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। और बहुत सारे व्हाइट ब्लड सेल्स तो अपनी शेप भी बदल सकते हैं। कॉलमनार एपिथेलियम है ना, कॉलम्यूनार, कॉलम मतलब लंबे लंबे, पिलर लाइक है ना, लॉन्ग एंड नैरो, इस तरीके से होते हैं। ये क्या है, मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स जो होते हैं बेटा हमारी लीफ के सेल्स होते हैं, हमारी लीफ में पाए जाते हैं। यहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। मीजोफिल सेल्स वो सेल्स हैं जहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अगर इनकी बात करें तो ये राउंड ओवल है, राउंड एंड ओवल है, ठीक है। उसके अलावा बेटा ये हमारा ट्रेकीड है, बेसिकली ये फ्लोएम के अंदर पाया जाता है, नहीं फ्लोएम नहीं है, जाइलम के अंदर, ठीक है, जाइलम टिश्यू के अंदर पाया जाता है। ये देखो किस तरीके से, इस तरीके से ये लॉन्ग लॉन्ग है, ठीक है, इलोंगेटेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो ये क्या है मैम, इसको नहीं भूल सकते मैम, ये न्यूरॉन है, इसने हमें बहुत रुलाया था, न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। ये ब्रांच्ड होता है, ये कैसा होता है, ये ब्रांच्ड होता है, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। ये लॉन्ग है और ब्रांच्ड है ना। 10 मिनट हो गए, चलो फिर कर देते हैं क्लास खत्म, है ना। क्लास खत्म कर रही हूं, तुम्हें थोड़ा सा सोचना समझना है, ठीक है। अगर हर सेल की शेप एक जैसी नहीं है तो साइज क्या एक जैसा होगा, नहीं। अगर हम लिविंग सेल्स की बात करें, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, ऑस्ट्रिच का एग लार्जेस्ट लिविंग सेल, ठीक है। माइकोप्लाज्मा बेसिकली एक तरीके का बैक्टीरिया होता है, ठीक है, ये एक तरीके का क्या है, बैक्टीरिया विच लैक सेल वॉल। इसके पास सेल वॉल नहीं होती, बहुत ही छोटा होता है। अगर इसके साइज की बात करूं, ठीक है, तो इसका जो साइज है वो 0.3 माइक्रोमीटर है, 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है, 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। माइक्रोमीटर कितना होता है,
ये पता लगा कर आना, तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। हैशटैग होमवर्क, पता लगा कर आना कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, ठीक है। ये होमवर्क है तुम्हारा, पता लगा कर आना, चलो ठीक है। और अगर मैं ऑस्ट्रिच के एग की बात करूं, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, ठीक है, लार्जेस्ट लिविंग सेल है, और ये लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल भी इसको बोलते हैं। एक सिंगल सेल होता है बेटा, ये एक सिंगल सेल होता है, ये मत सोचना बहुत सारे सेल से बना है। ये देखो छोटे छोटे मुर्गी के अंडे, बेइज्जती। ये देखो ऑस्ट्रिच का अंडा, एक ऑस्ट्रिच के अंडे का अगर तुम ऑमलेट बनाओगे पूरी क्लास खा लेगी, इतना सारा होता है, इतना बड़ा होता है ये, ठीक है। चलो, तो यहां से ये बात क्लियर हो गई कि सेल में अलग अलग क्या होती है, शेप होती है। जैसे कि यहाँ पे बच्चे बता रहे हैं मैम एमीबॉइड लिख दो, तो चलो लिख देते हैं, ठीक है। कभी कभी अपनी शेप भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये इलोंगेटेड है। तो भाई सेल की अलग अलग शेप भी हो सकती है, सेल में अलग अलग साइज भी हो सकते हैं, ठीक है। एक सेल कितना बड़ा, एक सेल इतना छोटा, ठीक है। इसके बारे में आगे और बात करेंगे, बट क्लास आज हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। बस एक छोटा सा आंसर देके जाएंगे पोल का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राउंड एंड बायकॉन्केव। इसमें से कौन राउंड है और बायकॉन्केव है, ट्रेकीड, इरेथ्रोसाइट, अमीबा या फिर न्यूरॉन। चलो आंसर करेंगे और फिर छुट्टी, टाटा बाय बाय, ठीक है। हाँ छुट्टी कर रही हूँ, आंसू नहीं निकलवा रही, ठीक है। थोड़ी सी तो देखो बेटा बादल डालनी पड़ेगी यार लंबी क्लासेस की। मैंने क्या कहा था, पहली क्लास है, पढ़ाई तो पक्का कराऊंगी। चलिए सोच समझ के आंसर देंगे बेटा। ट्रेकीड बेसिकली जाइलम टिश्यू के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इरेथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल को बोलते हैं। अमीबा तो अमीबा है ही। न्यूरॉन ये हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है ना। न्यूरॉन कहाँ होते हैं बेटा, हमारी ब्रेन में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। तो क्या आंसर होगा बेटा, रेड ब्लड सेल, इरेथ्रोसाइट, ठीक है, इरेथ्रोसाइट। आपको पता है रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, मोस्ट अबंडेंट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। चलो जी अब देखते हैं बेटा आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी। 78% बच्चों ने सही आंसर दिया है। कुणाल, विराट, अतुल्य, सृष्टि, प्रचुर्य, छवि, ओजस, ऋषिका, आयुष, जिया खान, वेरी गुड, ठीक है। इसी के साथ बेटा हमारी आज की क्लास खत्म है और मैंने तुमको होमवर्क दिया है, ठीक है। पता लगाकर आएंगे कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल कौन सा है, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, एक क्वेश्चन और, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और एक क्वेश्चन और दे दिया मैंने तुमको। हा मैम काम पे काम बढ़ा रहे हो। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है। आज की क्लास हमने बहुत ही बेसिक बातें करी, छोटी मोटी बातें करी। आपको बेटा क्लास के बाद एक डीपीपी मिलेगा जिसमें लगभग 15 क्वेश्चंस होंगे। कोशिश करनी है उन क्वेश्चंस को करें। हो सकता है कोई छोटा मोटा टॉपिक ऐसा हो जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, डरना नहीं है। वो क्यों डाले गए हैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन इसलिए डाले गए हैं कि तुम अपनी एनसीईआरटी खोलो, उन क्वेश्चन का आंसर ढूंढो। इस तरीके की चीजें मैं तुम्हारे साथ करने वाली हूं बेटा क्लास में। ये डीपीपी में 1-2 क्वेश्चन ऐसा डालूंगी जिसके लिए तुम देखोगे यार मैम ने तो आज ये डिस्कस ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैम चाहती है कि तुम अपनी एनसीईआरटी खोलो, उस लाइन को ढूंढो कहां उसका आंसर दिया है। करोगे? जल्दी बताओ, यस और नो, विल यू डू इट, विल यू डू इट? यस जल्दी बोलो, मुझे जल्दी से यस सुनना है, जल्दी से बोलो, मुझे जल्दी से यस सुनना है। यस मैम वी विल डू इट। अरे कहां जा रहे हो, बाय बाय नहीं, इधर रुको। यस वेरी गुड, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मैं सभी बच्चों को कांग्रेचुलेट दोबारा करूंगी, क्लास 10 से क्लास 11th में आ गए हैं।
इसी ज़ील के साथ, इसी एनर्जी के साथ, इसी हाई स्पिरिट और जोश के साथ हम मिलके पढ़ाई करने वाले हैं हमारे इस उदय बैच में। हमने अपनी क्लासेस आज स्टार्ट कर दी हैं एंड आई होप आज की क्लास आपने बहुत एंजॉय करी होगी, क्योंकि सच बताऊं मैंने तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।